अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एपिसोड आपके लिए और ज़्यादा इंगेजिंग और एंजॉयबल हो। चलिए अब बिना किसी डिले के कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 314 स्पिरिट्स जीनियस। वेट यानिक्सियोंग जल्दी से पहुंच गया। लिंगशियाओ अकादमी में प्रवेश करने और स्थिति को समझने के बाद वह शिकायत किए बिना नहीं रह सका। संप्रदाय के गुरु, आप मुझे जहां चाहें वहां भेज देते हैं। मुझे फॉर्मेशन का अध्ययन करना है, शिष्यों को सिखाना है और खोज के लिए टीमों का नेतृत्व करना है, और अब आप मुझे किसी भूतिया शहर में भेज रहे हैं। झांग यूचुन और चू जिंग कुछ शर्मिंदा हुए और दोनों ने नजरें फेर लीं। वेट यानिक्सियोंग के शब्दों ने उन्हें लज्जित कर दिया। अपने प्रबंधन पदों के विपरीत वेट यानिक्सियोंग ने वास्तव में संप्रदाय के लिए लाभ उत्पन्न किया और इसके विकास को बढ़ावा दिया। वेट यानिक्सियोंग को संप्रदाय में आए हुए केवल कुछ ही वर्ष हुए थे, फिर भी उसने पहले ही उनका हार्दिक सम्मान अर्जित कर लिया था। लेकिन क्यू ने वेट यानिक्सियोंग को घूरते हुए कहा, यह भूतिया शहर शायद वानेन संप्रदाय से संबंधित है और युआनली भी शहर में है। युआनली भी वहीं है, तो मुझे जाना होगा। आप उसे इतने मामूली काम के लिए कैसे भेज सकते हैं? उसे तो एकांत में साधना करनी चाहिए। भूत नगरी है ना, मेरे लिए रास्ता कौन दिखाएगा? वेट यानिक्सियोंग ने आंखें फाड़कर चिल्लाया। चू जिंग ने तुरंत कहा, वरिष्ठ कृपया मेरे साथ आइए। वेट यानिक्सियोंग ने युआनली के बारे में बड़बड़ाते हुए उसे तुरंत जाने के लिए कहा। दोनों के जाने के बाद झांग यूचुन ने ली किंग की ओर मुड़कर देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, मैं ये बहुत समय से पूछना चाहता था। वह युआनली के बारे में इतना चिंतित क्यों है? क्या ये सिर्फ उसकी प्रतिभा के कारण है? वह युनकाई, झाओ जैन और जियानडू की परवाह क्यों नहीं करता? युनकाई को छोड़कर बाकी लोगों की प्रतिभा वास्तव में युआनली के स्तर की नहीं है। अनेक भाग्य धारण करने वाले ली किंग इस मामले का निष्पक्ष आकलन कर सकते थे, हालांकि वे सीधे तौर पर नहीं कह सकते थे, क्योंकि वह बदला लेना चाहता है और युआनली ने उसे उम्मीद दी है। ली किंग ने जवाब दिया। झांग यूचुन चुप रहा। हालांकि ली किंग ने वेट यानिक्सियोंग के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उच्च अधिकारी समझ गए थे कि मामला सरल नहीं था और यह स्वाभाविक था कि उसके मन में गहरी दुश्मनी थी। वेट यानिक्सियोंग के साधना स्तर को देखते हुए उसके दुश्मन निश्चित रूप से साधारण नहीं थे। ठीक है, जाओ और अपना काम करो, ली किंग ने कहा और उठकर पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ा। झांग यूचुन ली किंग को जाते हुए देखता रहा और किसी कारण से उसे अकेलापन महसूस हुआ। हालांकि वह अभी भी किंगशियाओ संप्रदाय में था, लेकिन उसे ली किंग से बढ़ती दूरी का एहसास हो रहा था। प्रतिभा केवल युवा शिष्यों की ही बात नहीं होती, अनुभवी शिष्य भी इसे महत्व देते हैं। झांग यूचुन जानता था कि उसकी साधना प्रतिभा औसत दर्जे की थी, लेकिन क्यू की तुलना में वह अपने साथी शिष्यों से भी कमतर था। शायद हम सब में से सबसे पहले मेरी ही मृत्यु हो। कोई बात नहीं, कम से कम मैं सबसे खुश तो रहूंगा। झांग यूचुन ने मन ही मन सोचा। वह उठा और लिंगशियाओ आंगन के मेहराब की ओर चल पड़ा। सूरज की रोशनी चकाचौंध कर रही थी और किंगशियाओ पर्वत पर सब कुछ जीवंत लग रहा था, यहाँ तक कि लोग भी जोश से भरे हुए थे। दानव दमन टॉवर, सबसे निचला तल। एक अंधेरे पिंजरे में यान किंग जमीन पर पड़ा हुआ था, कीड़े की तरह तड़प रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, खून से सने हुए थे और उसके वस्त्र गंदे थे और उनसे दुर्गंध आ रही थी। छोटा सा साधक इसे भी सहन नहीं कर सकता। बगल से एक तिरस्कारपूर्ण उपहास भरी हंसी सुनाई दी। बगल की कोठरी में कैदी काला राक्षस बंदर था। यान किंग के विपरीत काला राक्षस बंदर अभी भी हवा में लटका हुआ था, हिलने में असमर्थ। उसने अपना सिर झुकाया और अंधेरे में यान किंग को नीचे देखा। यान किंग के आने के बाद से उसकी हालत काफी बेहतर हो गई थी। उसे दर्द से डर नहीं लगता था, लेकिन उसे ऊब से बहुत डर लगता था। यान किंग को पीड़ा सहते देखना उसके लिए किसी अच्छे शो को देखने जैसा था। मैं कोई छोटा सा साधक नहीं हूं, यान किंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। इस हालत में होना ही काफी बुरा था, लेकिन दिन भर एक राक्षस बंदर द्वारा उसका उपहास करना असहनीय था। अतीत में वह ऐसे राक्षस को आसानी से मार सकता था, वह इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता था? यान किंग मूल रूप से आत्मासागर का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपने बड़े भाई के साथ विवाद के बाद उसने आत्मासागर को अकेले छोड़ दिया। वह युवा जोश से भरा हुआ सागर में घूमता रहा। बाद में उसने एक उच्च स्तरीय जादुई जहाज देखा, उसे प्रभावशाली समझा और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि एक आदमी जहाज से कूदकर निकला और एक ही मुक्के से उसे बेहोश कर दिया। आज भी उस मुक्के को याद करके उसकी रूह कांप जाती है। दानव दमन टावर में उसने जो यातनाएं झेली वे उस मुक्के के मुकाबले कहीं कम भयानक थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल ली गई हो। बेहोश होने के कारण उसे इतना अपमान सहना पड़ा। उसने ये सब सहन किया, ये दिखावा करते हुए कि वह आत्मासागर का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, और भागने के मौके का इंतजार करता रहा। हालांकि वह ये सब सह रहा था, लेकिन वह सचमुच उन पहाड़ी राक्षसों को, जिनसे वह कभी घृणा करता था, अपना मजाक उड़ाते हुए सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर तुम बेहोश नहीं हो तो यहाँ लेटे क्या रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हिलता भी नहीं। वह कमीना हेजिनशु जल्द ही हमें फिर से यातना देने वाला है। काले राक्षस बंदर ने ताना मारा। हेजिनशु का नाम सुनते ही वह क्रोधित हो गया। उसका शरीर और रक्त स्वयं को ठीक कर सकता था, लेकिन हेजिनशु द्वारा उसके शरीर और रक्त को छीनने के लगातार प्रयासों के पीछे स्पष्ट रूप से कोई गुप्त उद्देश्य था। इस अज्ञात षड्यंत्र का सामना करते हुए उसे ठंडक महसूस हुई। यान किंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और स्थिर रहा। वह शांत हुआ और भागने के तरीके पर ध्यान से विचार करने लगा। ये जेल सरल नहीं थी, इसमें कई जटिल प्रतिबंध थे। काले राक्षस बंदर ने तो किंगशियाओ संप्रदाय को एक छोटा संप्रदाय भी कहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उस तरह की प्रतिबंध प्रणाली थी जो केवल एक प्रमुख संप्रदाय के पास होती है।
वह ज्ञानी पहाड़ी बंदर हर किसी को छोटा कह देता था, चाहे वह कितना भी सोच ले, उसे भागने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। धीरे धीरे उसे पछतावा होने लगा। अगर उसका अपने बड़े भाई से टकराव न हुआ होता तो वह अभी भी आत्मा सागर में एक प्रतिभाशाली होता, प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग ले पाता और एक ही लड़ाई में प्रसिद्ध हो जाता। उसके गुरु ने कहा था कि वह आत्मा सागर में 100 वर्षों में एक बार प्रकट होने वाला विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है, जो केवल 5वें स्तर की साधना से ही आत्मा चेतना क्षेत्र के 8वें स्तर के वरिष्ठ को पराजित करने में सक्षम है। ये कितना अद्भुत होगा। मूर्खता, सचमुच मूर्खता। यान किंग ने पछतावे के आंसू बहाए। शुक्र है कि वह अंधेरे में था। जादू प्रतियोगिता फिर से शुरू होने वाली है। आपको क्या लगता है नंबर 1 कौन होगा? निश्चित रूप से हुयान ही होगा। वह केवल 24 वर्ष का है और पहले से ही 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में है। उसकी साधना की गति बहुत तेज है। अगर वह समय से पहले ही आत्मा चेतना क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह इंतजार कर सकता है। अगर आप होते तो क्या आप जादू प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करना चाहते? कोठरी के दरवाजे के बाहर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक 24 वर्षीय व्यक्ति को नंबर 1 प्रतिभाशाली माना जा सकता है। उसने 23 वर्ष की आयु में आत्मा चेतना क्षेत्र प्राप्त कर लिया। यान किंग ने तिरस्कारपूर्वक सोचा, जब वह आत्मा सागर में लौटेगा तो वह निश्चित रूप से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाएगा और उस संप्रदाय को कुचल देगा जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। तभी उसके सामने वाली कोठरी का दरवाजा खुला। उसने ऊपर देखा और पाया कि जिस शिष्य से वह सबसे ज्यादा डरता था वह लौट आया था। वह हे जिनशु था। हे जिनशु अपने नाम के अनुरूप एक विद्वत्तापूर्ण आभा बिखेरता था और सौम्य एवं परिष्कृत प्रतीत होता था। अक्सर उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। हालांकि यान किंग की नज़र में वह पूरी तरह से राक्षसी था। उसके तरीके बेहद क्रूर थे। मैंने पाया है कि तुम्हारा शरीर और रक्त सामान्य लोगों की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक आसानी से अवशोषित करता है। शायद मैं तुमसे ये समझ सकूं कि लोगों में अलग अलग योग्यताएं क्यों होती हैं और वे अंतर कहाँ निहित हैं। हे जिनशु ने यान किंग के सामने खड़े होकर उसे नीचा दिखाते हुए कहा। इन शब्दों से यान किंग की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। वह पहले ही दया की भीख मांग चुका था और अब उसके पास केवल यातना सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे दृढ़ रहना ही था, अन्यथा उसका सारा पिछला कष्ट व्यर्थ हो जाता। यान किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हे जिनशु की दया पर निर्भर होने के लिए तैयार। अल्पविराम। ग्रैंड मैजिक कॉन्टेस्ट अभी 1.5 साल दूर था, लेकिन इसकी खबर 9 प्रांतों और उत्तरी सीमा में फैल चुकी थी। उत्तरी सम्राट ने तो ये संदेश भी भेजा था कि वह अपने बच्चों को किंग शियाओ संप्रदाय के ग्रैंड मैजिक कॉन्टेस्ट का साक्षी बनाने के लिए लाना चाहते हैं और ली किंग क्यू ने भी सहमति दे दी थी। 9 प्रांतों और उत्तरी सीमा के बीच गहरा द्वेष था, लेकिन दशकों की उथल पुथल के बाद लोग अब शांति की कामना कर रहे थे। दोनों क्षेत्रों के बीच सुधरे संबंधों से लोग खुश थे, लेकिन शक्तिशाली और धनी लोगों की भावनाएं शायद वैसी न हो। लेकिन क्यू अक्सर सुनती थी कि जुबान राजवंश और उत्तरी सीमा गुप्त रूप से अधिकारियों की हत्या कर रहे थे और अपने उन द्वेषों को, जिन पर दरबार में चर्चा नहीं की जा सकती थी, युद्ध जगत में ले जा रहे थे। लेकिन क्यू का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। वह हर किसी को खुश नहीं कर सकती थी। जब तक दोनों राजवंश किंग शियाओ संप्रदाय का सम्मान करते और उसकी आज्ञा का पालन करते, किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर उनके खुले और गुप्त संघर्ष ठीक थे। अगस्त का महीना था। सन मोक्सिंग, जो अपने मिशन की रिपोर्ट देने के लिए जियांग द्वीप लौट आया था, आखिरकार वापस आ गया था। वह कई वर्षों से गायब था और अगर ली किंग क्यू ने यह ध्यान न दिया होता कि उसकी वफादारी कम होने के बजाय बढ़ गई थी, तो उसे सचमुच संदेह होता कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। स्पष्ट रूप से कहें तो उसने बार बार उसके साथ विश्वासघात किया था। किंग शियाओ संप्रदाय में लौटने पर सन मोक्सिंग बहुत उत्साहित था और ली किंग क्यू के साथ व्यक्तिगत मुलाकात ने उसे और भी खुश और आश्चर्यचकित कर दिया। मैं वापस गया और मिशन के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ठीक से पूछताछ नहीं की। वे बस खानापूर्ति कर रहे थे। जियांग द्वीप के लिए दानव भूमि बहुत दूर है और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वे बस एहतियात बरत रहे हैं, कभी कभी शिष्यों को उत्तर की ओर भेज रहे हैं। अगले कुछ दशकों में वे शिष्यों को उत्तर की ओर भेजना बंद कर देंगे। ये सुनकर ली किंग क्यू को राहत मिली। साधना संप्रदाय हमेशा दुश्मन नहीं होते, लेकिन वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर्याप्त शक्तिशाली होने से पहले वह चाहता था कि किंग शियाओ संप्रदाय अन्य साधना संप्रदायों की नज़र में न आए। हाल ही में उसे लगा कि यह मामला और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि संप्रदाय के मजबूत होने के साथ साथ किंग शियाओ संप्रदाय को भी दूर दराज के स्थानों से संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ रही थी। 9 प्रांतों को बंजर भूमि माना जाना कुछ हद तक सच था। सन मोक्सिंग ने महत्वपूर्ण बात बताने के बाद थोड़ा हिचकिचाया। क्या हुआ, बस बता दो, ली किंग क्यू ने उसे घूरते हुए पूछा। सन मोक्सिंग ने गहरी सांस ली और पूछा, पंथ के गुरुजी, क्या किंग शियाओ पंथ को शिष्यों को अपने साथ लाने की जरूरत है? मैं जियांग द्वीप से शिष्यों का एक समूह किंग शियाओ पंथ में शामिल करने के लिए ला सकता हूँ। ये सुनकर ली किंग क्यू ने भौहें चढ़ाईं। वेइतियानिक्सियोन का अस्तित्व परिपक्व साधकों के लाभों को दर्शाता था, लेकिन शेन्युआन पंथ के इस वरिष्ठ गुरु जितने शक्तिशाली हर कोई नहीं था। ली किंग क्यू ने पूछा, क्यों? सन मोक्सिंग ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति औसत दर्जे की है। मेरे कुछ मित्र हैं जिनकी शक्ति मेरे जैसी ही है या उससे भी बदतर। जियांग द्वीप पर उनका जीवन अच्छा नहीं रहा। उन्हें अमर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी और वे केवल लक्ष्यहीन जीवन जी रहे थे। जियांग द्वीप से उनका कोई खास जुड़ाव भी नहीं था। मुझे लगता है कि उन्हें पंथ में लाया जा सकता है। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन वे इतने वर्षों से जियांग द्वीप पर हैं। उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वह किंग शियाओ पंथ के लिए लाभदायक हो सकता है। जियांग द्वीप लौटने के बाद ये भावना और भी प्रबल हो गई। जियांग द्वीप अलोकप्रिय था। जियांग द्वीप पर अमर और नश्वर के बीच का अंतर बहुत गहरा था। योग्यता और शक्ति ही सब कुछ निर्धारित करती थी। लेकिन किंग शियाओ संप्रदाय अलग था और यह सब हुनयुआन शास्त्र से उपजा था। सन मोक्सिंग हुनयुआन शास्त्र को एक दिव्य कौशल के रूप में पूछता था। वह जानता था कि यदि यह शास्त्र तियानमिंग सागर में फैल गया तो निश्चित रूप से रक्तपात होगा। इसलिए उसने हुनयुआन शास्त्र किसी को नहीं बताया था, जिसके बारे में ली किंग क्यू ने भी उसे चेतावनी दी थी।
उसका मानना था कि एक बार जब वह अपने मित्रों को किंग शियाओ संप्रदाय में ले आएगा तो हुनयुआन शास्त्र उन्हें अपने पक्ष में कर लेगा। उसकी बातों ने ली किंग को सोचने पर मजबूर कर दिया। मार्शल आर्ट संप्रदायों से अमर साधना संप्रदायों तक। अध्याय 315 संप्रदाय नेता का विश्वास। स्टो 9। अध्याय 315 संप्रदाय नेता का विश्वास। अध्याय 315 संप्रदाय प्रमुख का विश्वास। तुम्हारा विचार अच्छा है, इससे किंग शियाओ संप्रदाय को लाभ होगा और यह साबित होता है कि तुम एक निष्ठावान और धर्मात्मा व्यक्ति हो। ली किंग ने प्रशंसा की। ये सुनकर सन मोक्सिंग शर्मिंदा हुआ और अनजाने में मुस्कुरा दिया। हालांकि किंग शियाओ संप्रदाय अभी किसी भी अनावश्यक जटिलता का जोखिम नहीं उठा सकता। चूंकि तुम हुनयुआन शास्त्र के महत्व को समझते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर जियांग द्वीप को ऐसी तकनीक के बारे में पता चल गया तो क्या परिणाम होंगे। हम जोखिम नहीं उठा सकते। चलो कुछ दशकों तक प्रतीक्षा करते हैं। जब किंग शियाओ संप्रदाय में एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास आ जाए और तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि तुम इन लोगों को नियंत्रित कर सकते हो, तब तुम उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन किंग ने गंभीरता से कहा। यह उनके गहन विचार विमर्श का परिणाम था। उन्होंने वेई त्यानिक्सियोन पर इसलिए भरोसा नहीं किया क्योंकि वेई त्यानिक्सियोन के पास व्यापक साधना तकनीकें थीं, बल्कि जीवन नियंत्रण ताबीज के कारण। जीवन नियंत्रण ताबीज बहुत उपयोगी था, लेकिन किंग मूल रूप से वेई त्यानिक्सियोन से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रमुख सामग्रियों की कमी के कारण उन्हें यह विचार छोड़ना पड़ा। लेकिन किंग की बात सुनकर सन मोक्सिंग जियांग द्वीप के महान साधकों की शैली के बारे में सोचने लगे और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी नज़र में उनके मित्र वास्तव में भरोसेमंद थे, लेकिन ये बात अभी की थी। हुनयुआन शास्त्र प्राप्त करने के बाद वे ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे अपना विचार बदलेंगे या नहीं। उन्हें बस कुछ और दशकों तक इंतजार करना होगा। उन मित्रों की साधना के स्तर को देखते हुए वे तब तक जीवित रह सकेंगे। दशकों बाद जब जियांग द्वीप फिर से उत्तर की ओर शिष्य भेजेगा तो किंग शियाओ संप्रदाय को शायद जियांग द्वीप का सीधे सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत सरलता से सोच रहा था। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, सन मोक्सिंग ने कहा। लेकिन किंग ने सिर हिलाया। सन मोक्सिंग के मन में जो भी विचार हो, जब तक वह मौखिक रूप से आपत्ति नहीं जताते तब तक सब ठीक था। वैसे दानव दमन टावर में एक रहस्यमय साधक कैद है। उसकी आत्मा एक विशेष प्रतिबंध से सुरक्षित है, जिससे आत्मा की खोज करना मुश्किल है। जाओ और देखो कि क्या तुम उसे पहचानते हो। लेकिन किंग ने निर्देश दिया और सन मोक्सिंग तुरंत सहमत हो गया। इसके बाद लेकिन किंग ने जियांग द्वीप के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, जिनका सन मोक्सिंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। सन मोक्सिंग के जाने के बाद लेकिन किंग बैठ गया और जियांग द्वीप के बारे में सोचने लगा। जियांग द्वीप तियानमिंग सागर में 9 प्रांतों के सबसे नजदीकी साधना संप्रदाय था। किंग शियाओ संप्रदाय की समुद्र की ओर विस्तार करने की इच्छा से उनके साथ संघर्ष होना तय था। बातचीत बेकार थी। वे जियांग द्वीप से समुद्र का एक टुकड़ा छोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। उसे जल्दी से टोंटियन सूर्य ज्ञान क्षेत्र प्राप्त करना था, तभी ली किंग को जियांग द्वीप से निपटने का आत्मविश्वास मिलेगा। वेई त्यानिक्सियोन के अनुसार जियांग द्वीप पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल टोंटियन सूर्य ज्ञानोदय स्तर पर था। बेशक वेई त्यानिक्सियोन सैकड़ों वर्षों से सीलबंद था, इसलिए अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते थे। स्वयं को मजबूत करने के अलावा लेकिन किंग को दूसरों के साधना स्तर का भी आकलन करना आवश्यक था। इसी बीच सन मोक्सिंग दानव दमन टावर पर पहुंच गया। जियाओ वुकिंग के नेतृत्व में टावर के शिष्यों ने उसे आसानी से अंदर जाने दिया। टावर के सबसे निचले तल पर पहुंचते ही सन मोक्सिंग ने सबसे पहले हवा में लटके हुए काले दानव बंदर को देखा और वह मन ही मन भयभीत हो गया। ये शैतानी बंदर अभी तक मरा नहीं। क्या वह सचमुच अजय है? दानव दमन मीनार के शिष्यों के नेतृत्व में सन मोक्सिंग यान किंग की कोठरी के द्वार पर पहुंचा। उसने यान किंग को घूर कर देखा, जो अंधेरे में रेंगते हुए कीड़े जैसा लग रहा था। उसके चेहरे के भाव कुछ धुंधले थे। इतना दुखद। सन मोक्सिंग को अचानक एहसास हुआ कि किंग शियाओ संप्रदाय उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। संप्रदाय के वातावरण को देखकर ऐसा लगता था कि यह एक नेक मार्ग है। हर शिष्य वीरता का प्रण लेता था और दयालु था, लेकिन गुप्त रूप से वहां शैतानी प्रथाएं भी थीं। उसे ली किंग के बारे में कुछ लोगों की राय याद आई। वीर और साहसी, फिर भी एक दानव की तरह निर्दयी। अपना सिर उठाओ, सन मोक्सिंग ने शांत स्वर में कहा। यान किंग पहले से ही अर्धचेतन अवस्था में था, कोठरी के बाहर की आवाजों से अप्रभावित। सन मोक्सिंग ने भौहें चढ़ाई और तुरंत अपना हाथ उठाकर अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए यान किंग को हवा में उठा लिया, जिससे वह उसके सामने आ गया। ये दृश्य देखकर पास के दानव दमन टावर के शिष्य भी भौहें चढ़ा बैठे और सावधानी से सन मोक्सिंग को देखने लगे। सन मोक्सिंग ने ध्यान से यान किंग का चेहरा देखा और उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है, सन मोक्सिंग ने धीरे से कहा। ये शब्द यान किंग के कानों तक पहुंचे और उसने आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाए। जैसे ही यान किंग ने आंखें खोली, सन मोक्सिंग को अचानक याद आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें तेज हो गईं। किंग शियाओ संप्रदाय ने उसे क्यों पकड़ा? सन मोक्सिंग के माथे पर पसीना आने लगा। उसका चेहरा देखकर यान किंग समझ गई कि उसने उसकी पहचान जान ली है, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसी जगह पर किसी परिचित से मिलना उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरा व्यक्ति या तो लिंगहाई की शक्ति से डरकर उसे सीधे मार डालेगा, या उसका मजाक उड़ाकर लिंगहाई के खिलाफ साजिश रचने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। लिंगहाई का पक्ष जीतने में उसकी मदद करने की बात तो यान किंग को असंभव लगी। आखिर यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, जो आ सकते हैं उन पर किंग शियाओ संप्रदाय का भरोसा होना चाहिए। सन मोक्सिंग रुक गया और यान किंग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। फिर सन मोक्सिंग यान किंग से बिना कुछ बोले मुड़ा और चला गया, जिससे यान किंग का दिल बैठ गया। स्पिरिट सी से एक प्रतिभाशाली। स्पिरिट सी किस तरह की शक्ति है? सन मोक्सिंग की बात सुनकर ली किंग ने आश्चर्य से पूछा। उसके सामने बैठे सन मोक्सिंग ने गहरी सांस ली और कहा, स्पिरिट सी हेवनली नेदर सी के भीतर स्थित एक समुद्री क्षेत्र है। इसी समुद्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह एक प्रमुख संप्रदाय है जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। इसकी नींव बहुत गहरी है और यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे जियांग द्वीप भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। एक बार मेरी मुलाकात एक द्वीप पर स्पिरिट सी के साधकों से हुई थी और यह व्यक्ति उनमें से एक था। उसका नाम यान किंग है और वह एक बहुत प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
कहा जाता है कि उसके पास स्पिरिट कॉन्शियसनेस क्षेत्र में प्रवेश करने की शक्ति है। लेकिन क्यू द्वारा ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की बात ने सन मोक्सिंग को किंगशियाओ संप्रदाय के लिए और भी आशावान बना दिया। ये सुनकर ली किंग क्यू ने पूछा, आध्यात्मिक सागर 9 प्रांतों से कितनी दूर है? बहुत दूर। वह इस क्षेत्र में अकेला आया है, शायद किसी और कारण से। संप्रदाय के गुरुजी, उसे मारना ठीक नहीं होगा, बस उसे कैद में रखें। सन मोक्सिंग ने भयभीत होकर कहा। लेकिन क्यू ने आह भरी, एक और मुसीबत? सन मोक्सिंग ने पूछे बिना नहीं रह सका, इस व्यक्ति की शक्ति असाधारण है। संप्रदाय के गुरुजी, आपको ये दिखना चाहिए था। आपने उसे उस समय क्यों पकड़ा था? मैंने उसे नहीं पकड़ा, वैज्ञानिक सियोंग और युआन ली ने उसे पकड़ा था। सटीक कहें तो युआन ली ने। युआन ली, आपका शिष्य? सन मोक्सिंग अभी अभी लौटा था और युआन ली द्वारा मचाया गया हंगामा शांत हो चुका था। उसने युआन ली के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी थी। उसने आंखें चौड़ी करके पूछा, अगर मुझे सही याद है तो युआन ली अभी भी पोषण युआन क्षेत्र के निचले स्तर पर है ना? उद्धरण चिन्ह। वह पहले ही पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है और कुछ ही वर्षों में वह आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा। लेकिन क्यू ने गर्व से कहा, कुछ ही वर्षों में 4थे स्तर से 8वें स्तर तक पहुंचना वाकई असाधारण साधना गति है। उत्कृष्ट स्तर की साधना प्रतिभा और अलौकिक स्तर की समझ के साथ युआन ली प्रतिभा के मामले में ही संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और शक्ति के मामले में भी उसे सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। लेकिन क्यू के अलावा कोई भी जागृत अमर अधिपति शरीर को दबा नहीं सकता। भले ही वह पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर ही क्यों न हो, उसने यान किंग को कैसे पकड़ लिया? क्या यान किंग घायल थी? सन मोक्सिंग ने आश्चर्य से पूछा। उसे यह बात बेतुकी लगी। लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। युआन ली ने उसे एक ही मुक्के से बेहोश कर दिया। सन मोक्सिंग स्तब्ध रह गया, मानो उसका नजरिया हिल गया हो। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और युआन ली का नाम भी नहीं लेना चाहिए, समझे? सन मोक्सिंग ने अनजाने में ही सिर हिला दिया। स्पिरिट क्षेत्र के स्पिरिट कॉन्शियसनेस क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति को केवल नरिशिंग युआन स्तर पर रहते हुए एक ही मुक्के से हराना, ये तो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने जैसा था। अगर यह बात स्वर्गिक पाताल लोक तक पहुंच गई तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। 1 मिनट रुको, ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन संप्रदाय के गुरु ने मुझे सच बताया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संप्रदाय के गुरु के भरोसे के लायक हूँ? सन मोक्सिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि जियांग द्वीप की उसकी यात्रा और उसकी वापसी ने उसकी ईमानदारी साबित कर दी है, जिससे वह उत्साह और भावनाओं से भर गया था। जियांग द्वीप पर उसे कभी इतना भरोसा नहीं मिला था। लेकिन क्यू ने उनसे स्पिरिट सी के बारे में और जानकारी देने को कहा और कुछ देर बाद उन्हें आराम करने की अनुमति दी। सन मोक्सिंग उठे, प्रणाम किया और विदा हो गए। फिर लेकिन क्यू ने दाववादी उत्तराधिकार पैनल निकाला, उनका चित्र देखा और पाया कि उनकी वफादारी 95 अंक तक पहुंच गई थी, जिससे उन्हें आखिरकार राहत मिली। 95 अंक की वफादारी कम नहीं थी, उन्हें एक विश्वसनीय शिष्य के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता था। हालांकि लेकिन क्यू के दृष्टिकोण से ऐसे वफादार शिष्यों की संख्या काफी अधिक थी। इस बीच लिंगशियाओ अकादमी छोड़ने के बाद सन मोक्सिंग युआन ली के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने शिष्यों से युआन ली के कारनामों के बारे में पूछताछ की। जितना अधिक उसने सुना उतना ही वह आश्चर्यचकित होता गया। क्या युआन ली सचमुच इतना भयानक था? साथ ही वह ली किंग क्यू के प्रति प्रशंसा से भर गया। जियांग द्वीप जाने से पहले किसी ने भी युआन ली का जिक्र नहीं किया था। उसका जिक्र केवल संप्रदाय प्रमुख के निर्णय पर चर्चा के दौरान होता था और वह भी ज्यादातर अपमानजनक तरीके से। अप्रत्याशित रूप से युआन ली ने शिष्यों के सामने संप्रदाय प्रमुख के निर्णय को सचमुच सही साबित कर दिया था। संप्रदाय प्रमुख ने लोगों को गलत नहीं समझा था। सितंबर के मध्य में वैज्ञानिक सियोंग और अन्य लोग वापस लौटे और ली किंग क्यू को भूतनगर की यात्रा से प्राप्त लाभों की रिपोर्ट दी। उनके पास 20 लाख से अधिक आत्मा पत्थर, लगभग 100 जादुई कलाकृतियां, 30 से अधिक मंत्र पुस्तिकाएं और विभिन्न साधना संसाधन थे। एक जबरदस्त उपलब्धि। वानेन संप्रदाय के बारे में वैज्ञानिक सियोन का अनुमान था कि इसकी उत्पत्ति पश्चिम से हुई थी। ये वीरान शहर लगभग 1000 वर्षों से वीरान पड़ा था। शायद वानेन संप्रदाय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, या शायद वे इस वीरान शहर को भूल गए थे। संक्षेप में किंगशियाओ संप्रदाय को फिलहाल वानेन संप्रदाय के खतरे के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लेकिन क्यू सतर्क रहा। जियांग द्वीप, चांगशेंग अमर गठबंधन, आत्मा सागर और वानेन संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ली किंग क्यू की दृष्टि में विश्व मानचित्र तेजी से विस्तृत हो रहा था, जबकि किंगशियाओ संप्रदाय तेजी से महत्वहीन प्रतीत हो रहा था। उसने टोंगतियन रिजाओ क्षेत्र तक पहुंचने और फिर ताइजू संप्रदाय के खंडहरों में जाकर ताइजू दिव्य तलवार खोजने और अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। घने कोहरे ने पहाड़ों और नदियों को ढक लिया था, जिससे दुनिया धुंधली और अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। कोहरे में पहाड़ प्राचीन, विशालकाय, रहस्यमय और प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। बांस की टोपी पहने शेन यू जंगल में चल रहा था। उसने अपने सफेद वस्त्र के ऊपर काली कमीज पहनी हुई थी और कमर पर तलवार, थैला और शराब की लौकी लटकी हुई थी। वह धुंध भरे जंगल में अकेला चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी। आसपास के पेड़ ऊंचे थे लेकिन घने नहीं थे और जमीन ढलान वाली नहीं थी, जिससे चलना आसान था। दूर से एक अजीब सी गुटरगू की आवाज आई, जैसे किसी पक्षी की हो या शायद किसी पहाड़ी बंदर की। शेन यू अविचलित रहा। खतरनाक पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से लगातार अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। पश्चिमी क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे 9 प्रांतों से भी बड़ा हो। जंगल में चलना एक अंतहीन यात्रा जैसा लग रहा था और नमी, जहरीले कीड़ों और सांपों के झुंड और लगातार मंडराते खतरे ने इसे एक खतरनाक जगह बना दिया था। आगे की धुंध छंटने लगी, जिससे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी लाल वस्त्रधारी महिला दिखाई दी। उसकी टांग लंबी और गोरी थी, चेहरे की बनावट कोमल थी और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। हे हीरो, मुझे बचाओ, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। शेन युए को देखकर महिला रो पड़ी। उसकी कोमल आवाज भावनाओं से भर गई थी, जिससे दया का भाव जागृत हुआ। शेन युए उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आशा की किरण जगी।
लेकिन जैसे ही शेन युए उसके पास से गुजरा, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियों से तलवार जैसी शक्ति निकाली जिसने महिला के गले को भेद दिया। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर मृत्यु का भय सा छा गया। अध्याय 316 छोटा भाई। लाल वस्त्रधारी स्त्री को मारने के बाद शेन यू रुका नहीं। हालांकि उसके पीछे लाल वस्त्रधारी स्त्री हथेली के आकार की लाल मकड़ी में बदल गई थी, फिर भी वह पीछे नहीं मुड़ा। जंगल में कर्कश आवाजें तेज होती गईं, मानो कोई जंगली जानवर शेन यू की ओर बढ़ रहा हो। क्या मुसीबत है? शेन यू ने धीरे से आह भरी। उसका दाहिना हाथ कमर पर बंधी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए था। एक साधक पूरब से आया है, एक दुर्लभ दृश्य। एक ठंडी पुरुष आवाज जंगल में गूंजी, जिसका स्रोत पता लगाना मुश्किल था। शेन यू रुका नहीं। दूसरे पक्ष ने पहले ही उस पर निशाना साध लिया था और वह अपनी सांसें बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। तभी आगे से एक भिनभिनाहट की आवाज आई। शेन यू ने ऊपर देखा और अनगिनत जहरीले कीड़ों को घने कोहरे से निकलते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। तलवार की रोशनी चमकी और शेन यू ने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार की ऊर्जा जमीन से उठी, मानो हवा की दीवार अनगिनत जहरीले कीड़ों को रोक रही हो। कितनी उत्कृष्ट तलवार ऊर्जा! अब तो मेरी दिलचस्पी तुम में और भी बढ़ गई है। तुम्हारे जैसा तलवारबाज मेरा अवतार बनने के योग्य है। वह ठंडी मर्दाना आवाज फिर गूंजी, जिससे पहाड़ी जंगल में एक रहस्यमय माहौल छा गया। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, शेन यू के पीछे एक काली आकृति प्रकट हुई और भूतिया गति से उसकी ओर बढ़ने लगी। ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में बदल गई और जैसे ही ताइकुन पर्वत पर शरद ऋतु के रंग फैलने लगे, लेकिन क्यू अपने शिष्यों के साथ एक पर्वत शिखर पर एकत्रित हुए। पर्वत शिखर पर एक नया बना पत्थर का मंडप था। अंदर जू निंग, युआनली, झाओ जैन, जिया और हुयान एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठे थे। केन्ये को छोड़कर लेकिन क्यू के सभी शिष्य उपस्थित थे। यह उनके लिए एक साथ समय बिताने का एक दुर्लभ अवसर था और जू निंग सहित हर शिष्य बहुत खुश था। सबसे छोटे शिष्य हुयान के आसपास सब बातें कर रहे थे और जादू की प्रतियोगिता नजदीक आने के कारण वह चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ था। उनकी खुशनुमा बातचीत को देखकर ली किंग ने फैसला किया कि अपने शिष्यों को आपस में अधिक बार मिलने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके संबंधों को मजबूत करना आवश्यक है। हुयान ने बेबसी से कहा, मुझे प्रथम स्थान को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है। संप्रदाय में बहुत सारे प्रतिभाशाली शिष्य हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हाल ही में उसने ची साधना बंद कर दी थी और अपना समय मंत्रों पर केंद्रित कर अपने युद्ध कौशल को सुधारने में लगा रहा था। झाओ जैन और जिया उसकी प्रथम स्थान जीतने की संभावनाओं को लेकर बहुत चिंतित थे और उसे प्रशिक्षण भी दे रहे थे। जादू प्रतियोगिता के पहले 2 विजेता ली किंग द्वारा प्रशिक्षित थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा, फिर भी उनके शिष्य जादू प्रतियोगिता जीतना संप्रदाय के नेता के गुट के लिए एक बड़ा सम्मान मानते थे। जूनिंग ने हुयान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें आत्मविश्वास से भरपूर रहना होगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जोश सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो आधी लड़ाई तो तुम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। हुयान को उनकी निगाहों का सबसे ज्यादा दबाव महसूस हुआ। इस वरिष्ठ बहन का दबाव इतना जबरदस्त था कि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह संप्रदाय के किसी उच्च पदस्थ सदस्य का सामना कर रहा हो। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ बहन, आप सही कह रही हैं। मैं अपनी सोच बदल लूंगा। मुझे पहले से ही अन्य शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक प्रशिक्षण मिल चुका है। अगर मुझ में आत्मविश्वास की कमी रही तो मैं गुरु और संप्रदाय की साधना को निराश करूंगा। ये सुनकर जूनिन के चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। झाओ जैन हंसे, सही कहा, तुम्हें संप्रदाय के नेता के शिष्य जैसा आभास देना होगा। वह इस तरह बहुत कम मुस्कुराते थे, केवल करीबी लोगों के सामने ही वे अपना असली रूप दिखाते थे। जिया ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे भीतर की धार्मिक ऊर्जा असाधारण है। केवल इसी के बल पर कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। युआन ली ने सिर हिलाया। जब से उनके बाल सफेद हुए थे वे बहुत परिपक्व लग रहे थे, कोई उन्हें गुरु समझ सकता था। अमर अधिपति शरीर जागृत होने के बाद उनकी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज हो गई थीं। वे महसूस कर सकते थे कि हुयान के भीतर की धार्मिक ऊर्जा असाधारण थी। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि हुयान की क्षमता वास्तव में दूसरों से कहीं अधिक हो सकती है। हालांकि जब उसने जूनिन को देखा तो वह उससे निकलने वाली दिव्य शक्ति से चकित रह गया, जबकि जिया एक अथाह खाई जैसी प्रतीत हुई। झाओ जैन को देखकर उसने उसके चारों ओर एक ऐसी रहस्यमयी आभा महसूस की जिसे वह समझ नहीं सका। उसके प्रत्येक साथी शिष्य में व्यक्तिगत रूप से असीमित क्षमता प्रतीत होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युआन ली को उनमें भी वही गुण दिखाई दिए जो उन्हें अपने गुरु से मिले थे। हुयान ने स्वाभाविक रूप से अपने वरिष्ठ भाइयों के प्रोत्साहन को स्वीकार किया और हर शब्द के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद हुयान थोड़ा अभिभूत हो गया, इसलिए उसने ली किंगशियाओ की ओर देखा और पूछा, वैसे गुरुजी, किंगशियाओ संप्रदाय में किंगशियाओ कब आएंगे? उद्धरण चिन्ह। किंगशियाओ का नाम सुनते ही अन्य शिष्य भी उत्सुक हो गए और उनकी निगाहें ली किंगशियाओ की ओर मुड़ गईं। ली किंगशियाओ ने उत्तर दिया, मुझे भी नहीं पता। वह किंगशियाओ संप्रदाय से बहुत दूर हैं, हम उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं यह अभी तक अज्ञात है। युआन ली ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच आपको किसी अमर से स्वप्न आया था जिसमें आपने उनका ही सपना देखा था? लेकिन किंगशियाओ को स्वप्न में किसी अमर से मार्गदर्शन मिलने की किंवदंती लंबे समय से प्रचलित थी और वे इस पर विश्वास करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ा उन्हें इस पर संदेह होने लगा। सपने बहुत रहस्यमय होते हैं। मैंने सचमुच उनसे जुड़ाव का सपना देखा था, लेकिन किंगशियाओ ने गहनता का दिखावा करते हुए कहा। जूनिंग ने पूछा, आपके सपने में इस छोटे भाई में किस प्रकार की प्रतिभा थी? लेकिन किंगशियाओ मुस्कुराए और बोले, उनकी प्रतिभा किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में सभी की धारणा को उलट देगी। बोलते हुए उन्होंने युआन ली पर अपनी निगाहें गड़ा दी, जिससे युआन ली चौंक गए। यद्यपि उनकी साधना केवल पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी, युआन ली जानते थे कि वे बहुत शक्तिशाली थे। संप्रदाय में केवल उनके गुरु ही उनका मुकाबला कर सकते थे। ऐसे आत्मविश्वास के साथ उनकी मानसिकता स्वाभाविक रूप से बदल गई, लेकिन वे इसे दबाने में सक्षम थे और इसे प्रकट नहीं होने दिया। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो युआन ली को शायद उन पर संदेह होता, लेकिन चूंकि ये शब्द उसके गुरु के मुंह से निकले थे, इसलिए वह उन पर पूरी तरह विश्वास करता। उसके छोटे भाई की प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी।
युआन ली पर दबाव और लड़ने का जज्बा हावी हो गया। वह फिर से पीछे नहीं रहना चाहता था, वह ऐसा बनना चाहता था जिसके पीछे दूसरे हमेशा भागते रहें। बाकी शिष्य भी हैरान थे। उनके गुरु ने इतनी प्रशंसा की तो इस छोटे भाई की प्रतिभा कितनी अद्भुत होगी। जूनिंग ने अपने गुरु की ओर देखकर कहा, गुरुजी, चिंता न करें, बड़े शेन भरोसेमंद हैं। वे हमारे छोटे भाई को जरूर वापस लाएंगे। बाकी शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि ली केंगक्यू अपने छोटे भाई के न मिलने को लेकर चिंतित हैं। दरअसल ली केंगक्यू केवल यिन जिंगशिंग को लेकर ही चिंतित नहीं थे, बल्कि शेन यू को लेकर भी चिंतित थे। शेन यू को गए हुए आधा साल से ज्यादा हो गया था और हाल ही में जब भी वह इसके बारे में सोचते उन्हें पछतावा होता। उन्हें हमेशा लगता कि शेन यू को अकेले भेजना कुछ हद तक लापरवाही भरा कदम था। वह खतरनाक पश्चिमी क्षेत्र था जो राक्षसों और दानवों से भरा हुआ था और संभवतः वहां साधक भी मौजूद थे। क्या शेन यू सचमुच सुरक्षित लौट पाएंगे? हालांकि शेन यू के पास वे त्यानिक्सियोंग जैसी समृद्ध साधना पृष्ठभूमि नहीं थी और उसकी शक्ति भी कोई असाधारण नहीं थी, फिर भी ली केंगक्यू उसे अपना विश्वासपात्र मानता था। ली केंगक्यू को तो यहाँ तक लगता था कि शेन यू जियांग झाओशिया और जूनिंग से भी अधिक उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति का नुकसान बहुत बड़ा होगा। हालांकि उसे ये भी आभास था कि शेन यू उसे कोई अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है। हाँ, एल्डर शेन वाकई भरोसेमंद हैं। पहले जब वे अकेले राक्षसों की जांच कर रहे थे तो उन्हें राक्षसों के एक समूह ने घेर लिया था, लेकिन उन्होंने मदद नहीं मांगी। इसके बजाय उन्होंने घेरा तोड़कर किंगशियाओ संप्रदाय को निशाना बनाने वाले राक्षसों की साजिश का पर्दाफाश किया। झाओ जेन ने सिर हिलाया। वह युआन ली की जागृति की घटना का जिक्र कर रहा था। उस घटना में युआन ली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन शेन यू, झाओ जेन, जूनिंग और जिया सहित कई अन्य लोगों ने भी योगदान दिया। लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोले, वह वाकई भरोसेमंद हैं। तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। तुम मेरे शिष्य हो और भविष्य में तुम पर और भी जिम्मेदारी आएगी। जब संप्रदाय संकट में हो तो तुम्हें सबसे आगे रहना होगा। सभी शिष्यों ने सिर हिलाया। उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि वे संप्रदाय के बोझ को बांटने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद ली केंगक्यू ने उनकी साधना में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछना शुरू किया और शिष्यों ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिए। युआन ली ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ली केंगक्यू वास्तव में उन्हें उनकी शक्ति और आकाश पृथ्वी की शक्ति पर उनके नियंत्रण के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने पाया कि वह अपने गुरु की शक्ति को भेद भी नहीं सकते। उन्हें अचानक अपने गुरु की शक्ति के बारे में तीव्र जिज्ञासा हुई और वे उनसे अभ्यास करना चाहते थे। साधना संबंधी चर्चा के बाद ली केंगक्यू ने उन्हें जियांग द्वीप और आत्मासागर के बारे में बताया, जिससे उनके शिष्यों को पता चला कि किंगशियाओ संप्रदाय को किस प्रकार की साधना का सामना करना पड़ता है। मंद रोशनी वाले कक्ष में यानकिंग ने कुछ शक्ति प्राप्त की। वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ और दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी नज़र बाहर कोठरी के दरवाजे के बाहर एक लंबे अंधेरे गलियारे पर पड़ी, जिसके दोनों ओर कोठरियां बनी हुई थीं, मानो ये किसी ऐसी सड़क की तरह हो जो पाताल लोक की ओर जाती हो, जहां राक्षस घात लगाए बैठे रहते हैं। लगभग 3 साल हो गए हैं, मुझे ये सब कब तक सहना पड़ेगा? यानकिंग की आंखें झपक उठी। उसका दिल निराशा से भर गया। उसने आत्महत्या करने का भी सोचा, लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगर उसकी जीवन शक्ति बची होती तो वह आत्मविनाश करके मर सकता था। दुर्भाग्य से अब वह शक्तिहीन था, यहाँ तक कि अगर वह आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ भी काट लेता तो हेजिनशु उसे ठीक कर सकता था। यह अंतहीन चक्र उसे पतन के कगार पर धकेल रहा था। उसने दया की भीख मांगने के बारे में भी सोचा। पहाड़ी बंदर, यानकिंग ने कर्कश आवाज में पुकारा, जैसे किसी धारदार हथियार से खरोंच लगी हो। हालांकि आमतौर पर शोर मचाने वाले काले राक्षस बंदर ने इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा कि उसने उसे सुना नहीं होगा, इसलिए उसने फिर से पुकारा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। यानकिंग ने ऊपर देखा। उसका चेहरा बदल गया। काला राक्षस बंदर बगल वाले कमरे में था ही नहीं। वह चौंक गया और सहज रूप से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में हो रहे असहनीय दर्द ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। तभी गलियारे के अंत में अंधेरे से एक आकृति निकली। उसके कदमों की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उनकी हरकतें किसी भूत की तरह थीं, जिससे यानकिंग बेहद घबरा गया। घबराओ मत, ये मेरा जादू है। हम अभी एक मायाजाल में हैं, लेकिन ये मायाजाल बहुत असली लग रहा है। एक आवाज आए। यानकिंग ने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, जिससे साबित होता है कि ये व्यक्ति पहले कभी उसके सामने नहीं आया था। उसने गौर से देखा तो पाया कि हालांकि उस व्यक्ति ने किंगशियाओ संप्रदाय के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा एक नाटकीय मुखौटे से ढका हुआ था, जिससे वो रहस्यमय लग रहा था। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? यानकिंग ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं अभी तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता, वरना तुम भाग नहीं पाओगे। तुम मुझे बचाना चाहते हो? सच कहूं तो आत्मासागर से संपर्क स्थापित करना है। मुझे एक बड़े संप्रदाय में जाना होगा। दूसरे पक्ष के जवाब से यानकिंग का डर कम हो गया। अगर दूसरे पक्ष ने सीधे सीधे कह दिया होता कि वो उसे बचाना चाहता है तो उसे शक हो जाता। क्या किंगशियाओ संप्रदाय ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? यानकिंग ने मजाक में पूछा। नहीं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे घर भी दिया, लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय इतना बड़ा नहीं है कि मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। मैं किंगशियाओ संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने में आपकी मदद नहीं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको बचाना और आपको मुझे स्पिरिट सी में ले जाने देना है। नकाबपोश शिष्य का स्वर बहुत शांत था, मानो उसमें कोई भावना ही न हो। यानकिंग ने व्यंग्य से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम स्पिरिट सी गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा? मेरे पास स्पिरिट सी में तुम्हें मुझे मारने से रोकने का एक तरीका है। नकाबपोश शिष्य ने जवाब दिया, जिससे यानकिंग ने भौहें चढ़ा लीं। अध्याय 317 भ्रामक प्रतिभा। एक मंद रोशनी वाले कमरे में ली केंगक्यू एक कुर्सी पर बैठी मेज पर तैरते हुए प्रकाश के गोले को देख रही थी। गोले में नकाबपोश शिष्य और यानकिंग की बातचीत प्रतिबिंबित हो रही थी, जबकि चूजिंग, वेई त्यानिक्सियोंग और एक महिला शिष्या भी पास में खड़ी देख रही थी। यह महिला शिष्या यूलैंड प्रवर्तन हॉल के प्रमुख चाई युनशान की सबसे बड़ी शिष्या थी और वर्तमान में दानव दमन टावर की प्रभारी थी। वेई त्यानिक्सियोंग ने आश्चर्य से कहा, यह शिष्या तो कमाल की है। वह बहुत ही विश्वसनीय है। मैंने सुना है कि संप्रदाय प्रमुख के अधीन एक अंधकार में हॉल है। क्या ये शिष्या उसी हॉल से है?
लेकिन क्यू ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि पूछा, क्या आपके मायावी मंत्र में मन पर सम्मोहित करने वाला प्रभाव हो सकता है? आज वे यहाँ यानकिंग के खिलाफ साजिश रचने नहीं, बल्कि चूजिंग के स्वयं निर्मित जादू का परीक्षण करने के लिए एकत्रित हुए थे। वास्तविक समय के अपडेट के लिए कृपया 9.9 पर जाएं। चू जिंगशिंग ने अपने जीवनकाल में 2 असाधारण प्रतिभाएं प्राप्त की। भूत साधना करने के बाद उन्होंने निरंतर साधना की और आध्यात्मिक चेतना के दूसरे स्तर तक पहुंच गए थे। हालांकि वे शायद ही कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और संप्रदाय के शिष्य उनकी पहचान और तरीकों से भयभीत थे। उन्होंने वेई तियानिक्सियोन को आकर देखने के लिए आमंत्रित किया, इस उम्मीद में कि वेई तियानिक्सियोन मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्यू के प्रश्न का उत्तर देते हुए चू जिंग ने विचार किया और कहा, मैं इसे बाद में आजमाऊंगा। वेई तियानिक्सियोन ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हारा मंत्र तोड़ना बहुत आसान है। यदि यह व्यक्ति हिलडुल कर कक्ष से बाहर निकल सकता है तो अन्य जीवित प्राणियों से मिलते ही वह मायाजाल को तोड़ देगा। फिलहाल यह ज्यादा से ज्यादा पूछताछ का एक साधन है, वास्तविक युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है। वह सच कह रहा था, यही कारण था कि यान किंग ने केवल नकाबपोश शिष्य को देखा, किसी अन्य आकृति को नहीं। वास्तव में काला राक्षस बंदर अभी भी लगातार यान किंग को कोस रहा था, जबकि यान किंग दीवार के सहारे बैठी सो रही थी। यूलेन ने हस्तक्षेप नहीं किया। उसे यह मंत्र पहले से ही अविश्वसनीय लग रहा था, उसमें कोई स्पष्ट खामी नहीं थी। हालांकि उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा ये थी कि चूजिंग ने यानकिंग को जिस मायाजाल में फंसाया था उसे इस आत्मा पत्थर में कैसे समाहित किया था। चूजिंग ने वेई तियानिक्सियोन की ओर देखकर कहा, मुझे भविष्य में सीनियर वेई से सीखना होगा। वेई तियानिक्सियोन ने औपचारिकतापूर्वक उत्तर दिया, देखते हैं, अगर समय मिला तो। वह ली किंग और युआन ली को छोड़कर बाकी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता था। आखिर वह भी कभी दिव्योत्पत्ति संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य रह चुका था। लेकिन क्यू मायाजाल में हो रही बातचीत में काफी दिलचस्पी लेते हुए देखता रहा। उसने मायाजाल में नकाबपोश शिष्य को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। ये शिष्य 2 असाधारण प्रतिभाओं वाला एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। वह केवल 5 वर्षों से ही डार्क हॉल में था, फिर भी उसने अपनी एक अलग शैली विकसित कर ली थी। डार्क हॉल में केवल इसी युवक ने चूजिंग के जादू में इतनी जल्दी महारत हासिल कर ली थी। हालांकि ली किंग अब विशेष रूप से असाधारण प्रतिभा वाले शिष्यों को प्रोत्साहित नहीं करता था, फिर भी वह हमेशा इन शिष्यों पर ध्यान देता था। आखिरकार जब तक वे कम उम्र में नहीं मरते, वे भविष्य में संप्रदाय की रीढ़ बनेंगे। ये सोचते हुए ली किंग ने दाओ वंश पैनल खोला, एक शिष्य का चित्र ढूंढा और उस पर क्लिक किया। नाम शिशु, लिंग पुरुष, आयु 34, निष्ठा नेता पंथ 99/96, अधिकतम 100, साधना प्रतिभा उत्कृष्ट, समझ उत्कृष्ट, भाग्य मायाविद्या में निपुण, कृतज्ञता मायाविद्या में निपुण, मायाविद्या के मार्ग में असाधारण समझ और रचनात्मकता रखते हैं। कृतज्ञता अपने प्रति दयालु लोगों का प्रतिफल देने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करेंगे। शिशु संप्रदाय में प्रवेश के समय वयस्क थे, इसलिए प्रवेश परीक्षा में उनका प्रदर्शन विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। हुनेवान शास्त्र का अभ्यास करने के बाद ही उन्हें प्रसिद्धि मिली। उनकी पृष्ठभूमि वास्तव में इतनी जटिल नहीं है। उन्हें भी किंगशियाओ संप्रदाय ने बचाया था और झाओ जी के शासनकाल के अंधकार में वर्षों के दौरान उनका पूरा परिवार मर गया था। उन्होंने किंगशियाओ संप्रदाय तक हजारों मील की यात्रा की और अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई। ये ठीक उसके भ्रम प्रतिभा भाग्य के कारण ही था कि ली किंग ने उसे चूजिंग की नई जादुई विद्या का अभ्यास करने की अनुमति दी। शिशु शांत और अंतर्मुखी था, उसे प्रसिद्धि पसंद नहीं थी। उसने जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लिया था, इसलिए वह पूरी तरह से अनजान था। लेकिन क्यू द्वारा डार्क हॉल में नियुक्त किए जाने के बाद उसकी वफादारी वास्तव में बढ़ गई, जिससे लेकिन क्यू ने यह देखकर राह भरी कि लोग सचमुच अलग अलग होते हैं। चारों की निगरानी में यान किंग स्पष्ट रूप से शिशु से प्रभावित हो गया और उसके साथ सौदेबाजी करने लगा। मुझे अचानक लगता है कि हम इस मामले में सहजता से आगे बढ़ सकते हैं, चू जिंग ने अचानक कहा। वह समझ गया था कि शिशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के नेता ने उसे अपनी जादुई विद्या का परीक्षण करने के लिए भेजा था और इस स्थान को भी चुना था। चू जिंग को एहसास हुआ कि वह अभी भी संप्रदाय के शिष्यों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है। हमेशा कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो उसे आश्चर्यचकित कर देते हैं। साथ ही वह ली किंग की भी बहुत प्रशंसा करता था। संप्रदाय के नेता के रूप में ली किंग की दूरदृष्टि अद्भुत थी। ली किंग के लिए काम करते हुए वह जानता था कि ली किंग समय समय पर गुप्त रूप से कुछ शिष्यों को पदोन्नत करता है और ये शिष्य बाद में खुद को साबित करते हैं। ली किंग को निराश नहीं करते। अरे, मायाजाल बदल गया है, ये लड़का साधारण नहीं है, वेई तियानिक्सियोन अचानक आश्चर्य से बोला। ये सुनकर चू जिंग की आंखों का भाव बदल गया और उसने मायाजाल में शिशु को ध्यान से देखा। यूलैन को कुछ समझ नहीं आया, उसे मायाजाल में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। हालांकि ली किंग ने कुछ देखा। शिशु का मायाजाल उसके कहे अनुसार ही लक्ष्य के मन को मोहित करने लगा था। यान किंग की भावनात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से बिगड़ गई थी, वह कुछ उत्तेजित हो गई थी। केवल 9वें स्तर का ची पोषण क्षेत्र का साधक भी आत्मा चेतना क्षेत्र के साधक के मन को मोहित कर सकता है। एक बार जब वह आत्मा चेतना का अभ्यास कर लेता है तो उसकी मायावी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी, वेई तियानिक्सियोन ने प्रशंसा से कहा। मायावी मंत्र सभी संप्रदायों में मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनका अभ्यास करते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इन्हें तोड़ने के कई तरीके हैं और इनकी विनाशकारी शक्ति अपर्याप्त है। वेई तियानिक्सियोन ने इनका थोड़ा बहुत ही अभ्यास किया था और वे इनमें निपुण नहीं थे। ये किंगशियाओ संप्रदाय सचमुच विचित्र है, इसमें हर तरह के प्रतिभाशाली लोग हैं। लेकिन क्यू चुप रही और देखती रही। लगभग एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद जीशु मुड़ा और चला गया। उसके अंधेरे में गायब होने के बाद ही मायावी शक्ति का अंत हुआ। यान किंग मानो किसी धुंधले सपने से जागा हो। जब उसने आंखें खोली और काले राक्षस बंदर की चिड़चिड़ी आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। किंगशियाओ संप्रदाय का एक शिष्य पास आया और अपनी तलवार की म्यान से काले राक्षस बंदर की कोठरी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बड़बड़ाया, तमीजी से पेश आओ। काले राक्षस बंदर ने ठंडी फुफकार मारी, अब और बड़बड़ाने की हिम्मत नहीं थी। ये देखकर कि न तो उसे और न ही किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य को पता चला कि वह किसी मायाजाल में प्रवेश कर चुका है, यान किंग को शिशु से उम्मीद होने लगी।
शायद ऐसे तरीके उसे भागने में मदद कर सकें। पहाड़ी रास्ते पर ली केंगक्यू और शीशु एक के बाद एक पहाड़ पर चढ़ गए। शीशु ने अपना ओपेरा मुखौटा उतार दिया था, जिससे उसका सुंदर युवा चेहरा दिखाई दे रहा था। शीशु बहुत सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसका रूप आकर्षक था और वह सौम्य, बल्कि कुछ हद तक अंतर्मुखी स्वभाव का प्रतीत होता था। ली केंगक्यू को रास्ते में शिष्यों को कभी कभार सिर हिलाकर अभिवादन करते देख शीशु की आंखों में लालसा भर आई। वह ली केंगक्यू का इतना आदर करता था कि अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करना चाहता था। वह अपने बचपन की घटना नहीं भूल पाया था, जब उसके पूरे परिवार का नरसंहार हो गया था और निराशा के इस दौर में ली केंगक्यू प्रकट हुए, सभी डाकुओं का वध किया और उसे दक्षिण में किंगशियाओ पर्वत पर घर बसाने के लिए भेजा। उस समय ली केंगक्यू बहुत जल्दी में लग रहे थे, मानो उन्हें कोई और काम हो। बाद में उसे पता चला कि ली केंगक्यू दुनिया से बुराई का उन्मूलन कर रहे थे। शत्रुओं के सामने ली केंगक्यू शक्तिशाली और निर्दयी थे, शिष्यों के सामने वे दयालु और उदार थे। शीशु की नज़र में ऐसा व्यक्ति बेहद आकर्षक था। शीशु अपने स्वभाव को जानता था, वह कभी भी संप्रदाय के नेता जैसा नहीं बन सकता था। इसलिए वह केवल संप्रदाय प्रमुख के लिए काम करने के बारे में सोचता था, ताकि संप्रदाय प्रमुख अधिक समय तक जीवित रह सकें और इस प्रकार किंगशियाओ संप्रदाय हमेशा के लिए अस्तित्व में रहे, जिससे दुनिया को लाभ हो। जियाशु, यान किंग नाम के उस साधक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ली केंगक्यू ने अचानक एक सुनसान जगह पर पहुंचकर पूछा। जियाशु अपनी सोच से बाहर आया, कुछ देर सोचा और फिर बोला, वह पहले से ही डरा हुआ है और किंगशियाओ संप्रदाय के सामने झुकना चाहता है। मुझे लगता है कि वह टूट जाएगा। अगर मैंने उसे जो उम्मीद दी है वह चकनाचूर हो गई तो वह बिखर सकता है। हालांकि यान किंग उसके सामने स्पिरिट सी संप्रदाय के शिष्य होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन जियाशु यान किंग के डर और चिंता को समझ सकता था। असल में वह मुझ पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह खुद को मुझ पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। जियाशु ने आगे कहा, उसे यान किंग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। हालांकि वह यान किंग के अतीत के बारे में नहीं जानता था, फिर भी उसकी नज़र में यह व्यक्ति बेहद दुष्ट था, या शायद उसने दानव दमन टावर की तलहटी में संप्रदाय को कुचलने की धमकी दी थी। अंधकार में हॉल में प्रवेश करने से पहले ही जिशु ने मानव स्वभाव की दुष्टता को देख लिया था। वह अच्छाई की ओर झुकाव रखता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अच्छाई को सर्वोपरि मानता था। वह किंगशियाओ संप्रदाय के अंधकार में पक्ष को स्वीकार कर सकता था और संप्रदाय के गुरु का एहसान चुकाने के लिए उस अंधकार का हिस्सा बनने को भी तैयार था। अभी उसे मारना उचित नहीं है। उसकी आत्मा एक विशेष प्रतिबंध द्वारा संरक्षित है। यदि वह मर जाता है तो निश्चित रूप से आत्मा सागर में हलचल मच जाएगी, ली केंगक्यू ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सुनकर जिशु चुप हो गया। संप्रदाय प्रमुख द्वारा बताई गई पाबंदियों को वह समझ नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि किंगशियाओ संप्रदाय को विकसित होने के लिए समय चाहिए। तभी एक व्यक्ति पास आया। शीशु ने ऊपर देखा, लेकिन उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। संप्रदाय प्रमुख बाइनिंग जी जल्दी से ली केंगक्यू के पास पहुंचा, प्रणाम किया और कुछ उत्साहित दिखाई दिया। हालांकि वह खुद को संप्रदाय प्रमुख के गुट का हिस्सा मानता था, लेकिन उसने ली केंगक्यू को शायद ही कभी देखा था। आज उनसे अचानक मुलाकात होने पर वह उत्साहित क्यों न होता। आप क्या कर रहे हैं? ली केंगक्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने बाइनिंग जी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन बाइनिंग जी उसके दिल में एक खास जगह रखता था। वह उस युवक को बहुत पसंद करता था। बाइनिंग जी उन गिने चुने लोगों में से एक था जो बिना श्रेय अक्सर पुण्य कर्म करता था। उसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था, न ही उसने किसी को ये कहते सुना था कि उसकी कोई विनती है। मैं पंचर हिरन को देखने जा रहा हूँ। मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है, बाइनिंग जी ने जवाब दिया। पंचर का हिरन एक शुभ प्राणी था जिसे बाइनिंग एयर वापस लाई थी और यह हमेशा से किंगशियाओ पर्वत पर ही रहता आया था। हालांकि पंचर के हिरन में युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी ये पौधों की वृद्धि को तेज कर सकता था और एक निश्चित सीमा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकता था। इसलिए किंगशियाओ संप्रदाय में इसका उच्च स्थान था और शिष्यों को विशेष रूप से इसकी देखभाल करने और पर्वत पर इसके साथ आने जाने का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन केंगक्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ वर्षों में तुम मेरे साथ एक मिशन पर चलोगी। मानसिक रूप से तैयार रहना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाइनिंग एयर एक साधना स्तर पर अटकी हुई थी और युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रखना चाहती थी, जिसे वे समय की पूरी बर्बादी मानते थे। भले ही बाइनिंग एयर 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में अपनी साधना बनाए रखती, फिर भी वह युद्ध प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। ये सुनकर बाइनिंग एयर की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, संप्रदाय के गुरु, चिंता मत करो, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। लेकिन केंगक्यू ने उसके कंधे पर थपथपाया और पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। शीशु और बाइनिंग एयर ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले सिर हिलाया। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे तो दोनों के मन में एक ही सवाल था। वह कौन था? वह संप्रदाय प्रमुख के काफी करीबी लग रहा था। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे के चेहरे याद कर लिए ताकि दोबारा मिलने पर वे एक दूसरे को पहचान सकें। बाकी रास्ते में ली केंगक्यू ने शीशु से अनौपचारिक बातचीत की, कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा। जाने से पहले उन्होंने शीशु को डाक हॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। शीशु वहीं खड़ा रहा, उसकी दूर जाती हुई आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया, फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अध्याय 318 लघु स्वर्गीय चक्र संरचना। शरद ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन आया और वार्षिक भारी हिमपात ने एक बार फिर ताइकुन पर्वतों को ढक लिया। लेकिन किंगशियाओ पर्वत की चोटी पर खड़े होकर दूर तक निहार रहे थे। पर्वतों के बीच अनेक शिष्य अपनी तलवारों पर सवार होकर चारों दिशाओं में उड़ रहे थे, जिससे एक अव्यवस्थित दृश्य उत्पन्न हो गया था। आज वह दिन था जब सुरक्षात्मक संरचना पूर्ण हो रही थी और सभी शिष्य उत्साहित थे, इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए यह व्यवस्था थी। एक दशक से अधिक समय से तैयार की गई यह सुरक्षात्मक संरचना वेत्यानिक्सियोन के आशीर्वाद से आज अंततः सफल हुई। इस पुस्तक के नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया stono.com पर जाएं। एक एक करके लोग अंदर आए और ली केंगक्यू के दोनों ओर दिखाई दिए। जियांग झाओशिया दाईं ओर और झांग यूचुन बाईं ओर थे। ली डोंगयुए, वुमान एयर, ली सिफेंग और ली सिजिन दो पंक्तियों में खड़े थे। वे सातों दूर उठते कोहरे को निहार रहे थे, जिसमें मानो रेंगते हुए अजगर समाये हुए थे। वे सभी बहुत उत्साहित और भावुक थे।
28 साल बीत गए, अनजाने में ही गुरुजी इतने लंबे समय से अनुपस्थित हैं, ली डोंगयुए ने भावुक होकर कहा। झांग यूचुन ने धीरे से कहा, गुरुजी अमर लोगों की खोज में गए थे, उन्हें ये पता नहीं था कि अमर लोग किंगशियाओ पर्वत पर निवास करते हैं। अगर उन्हें किंगशियाओ संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में पता होता तो मैं सोचता हूँ कि वे क्या सोचते। बर्फबारी तेज होती जा रही थी, हर बर्फ का टुकड़ा उन 7 लोगों पर गिरकर जल्दी ही धुंध में बदल रहा था। उनके चारों ओर भाप के गुच्छे घूम रहे थे, जिससे वे पर्वत की चोटी पर खड़े अमर लोगों की तरह दिख रहे थे। इतने साल बीत गए और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? ली सिजिन ने चिंता से पूछा। जब लिन शुनफेंग गए थे तब वह छोटी थी, वह लगभग भूल चुकी थी कि लिन शुनफेंग कैसे दिखते थे। ली सिफेंग ने कहा, अगर वह मर भी गया है तो उसके कुछ अवशेष तो होने ही चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र उसकी तलाश जारी रखे हुए है, लेकिन कोई खबर नहीं मिली है, जिसका मतलब है कि वह 9 प्रांतों से निकल चुका है। ली सिजिन ने उसकी ओर मुड़कर देखा। वह पूछना चाहती थी कि क्या उसके गुरु की मृत्यु 9 प्रांतों से बाहर हुई है, लेकिन वह ये कह नहीं पाए। लेकिन क्यू ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, हर किसी का अपना भाग्य होता है। अगर हम इस जीवन में फिर से मिल पाए तो हम हमें पालने पोसने के लिए उनकी कृपा का बदला चुकाएंगे। अगर हम फिर से नहीं मिल पाए तो हम उन्हें अपने दिलों में याद रखेंगे। वह 44 वर्ष का हो चुका था और लिन शुनफेंग के जाने से उसे कोई नाराजगी नहीं थी, बस उदासी और चिंता थी। अगर लिन शुनफेंग न होता तो वह बहुत पहले मर चुका होता और वह दाववादी पैनल नहीं खोल पाता। लिन शुनफेंग का ऋणी केवल वही था, लिन शुनफेंग का उस पर कोई ऋणी नहीं था। अगर लिन शुनफेंग लौट आता तो लिकिन क्यू उसे संप्रदाय प्रमुख का पद वापस नहीं देता, लेकिन वह उसका उतना ही सम्मान करता जितना कि किंगशियाओ जेनरेन का। हालांकि मास्टर किंगशियाओ के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन लिकिन क्यू और अन्य लोगों के साथ उनके संबंधों के बारे में सभी जानते थे और उनका रुतबा ऊंचा था। यहाँ तक कि हॉल मास्टर और शक्तिशाली परिवार भी उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते थे। वह प्रवर्तन हॉल के उप हॉल मास्टर के रूप में सेवा करते थे और चाय युनशान को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते थे। मुझे लगता है कि उसने अमरता का मार्ग पा लिया होगा। हमें लगन से साधना करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह लौट आए और हमें अमरता की साधना सिखा दे, जियांग झाओशिया ने ठंडे स्वर में कहा। युआन ली से पराजित होने के बाद से जियांग झाओशिया बहुत प्रभावित हुई थी और उसने लंबे समय तक एकांतवास किया था। उसकी साधना आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह जूनिन के बराबर हो गई थी। उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी, लेकिन वह युआन ली के पास दोबारा नहीं गया क्योंकि उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। वू मान एर मुस्कुराई, गुरुजी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे बड़े भाई की शक्ति के बराबर नहीं हो सकते। इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता था, क्योंकि संप्रदाय में चाहे कितने ही असाधारण प्रतिभावान लोग आ जाएं, चाहे कितने ही शक्तिशाली विशेषज्ञों का स्वागत किया जाए, लेकिन क्यू की स्थिति को कोई हिला नहीं सकता था। परम शक्ति पर आधारित होती है। झांग यूचुन ने लिकिन क्यू को देखा और उत्सुकता से पूछा, बड़े भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी साधना का स्तर अभी कितना है? बाकी सभी ने भी लिकिन क्यू की ओर देखा। अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों की निगाहों का सामना करते हुए लिकिन क्यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने कहा, 3 वर्षों के भीतर मैं आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र से भी ऊपर एक प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश कर लूंगा। ये सुनकर सभी कनिष्ठ भाई बहन उसे हैरानी से देखने लगे। उनमें से केवल जियांग झाओशिया ही आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंच पाया था, बाकी सब अभी भी उस स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब लिकिन क्यू उसे पार करने ही वाला था। वे जानते थे कि लिकिन क्यू की साधना का समय उनसे बहुत ज्यादा नहीं था। जियांग झाओशिया को गहरा सदमा लगा और उसके नजरिए से वह लिकिन क्यू की भयानक शक्ति को और भी ज्यादा महसूस कर सकता था। संप्रदाय में अनगिनत प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे चाहे जो भी हों, लिकिन क्यू के सामने कुछ भी नहीं थे। सबसे भयानक प्रतिभा तो वास्तव में उनका वरिष्ठ भाई था। ली सिफेंग भी उतना ही हैरान था, उसने अपने और अपने वरिष्ठ भाई के बीच इतना बड़ा अंतर होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन क्यू ने चारों ओर नजर घुमाई और कहा, ये कैसे भाव हैं? मेरी शक्ति बढ़ने से तुम्हें और कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जितना ऊंचा उठूंगा उतना ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। साधना मत छोड़ो, मैं तुम्हें अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। हम साथ हैं, हम में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। इन शब्दों ने जियांग झाओशिया समेत सभी को भावुक कर दिया। संप्रदाय में चाहे कितने भी लोग हों, वे अपने बड़े भाई के दिल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ली डोंगयुए मुस्कुराए और बोली, बड़े भाई, चिंता मत करो, हम साधना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम अब भी तुम्हें अमर बनते देखना चाहते हैं। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और कहा, साथ में अमर बनना? हाँ, साथ में अमर बनना। ली डोंगयुए की मुस्कान इतनी कोमल थी, फिर भी उसमें दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बाकी सबने भी उसकी बात दोहराई, उनके शब्दों में भविष्य के लिए आशा भरी थी। विशेषकर ली सिजिन और वू मान वे सचमुच लिकिन क्यू की बातों पर विश्वास करते थे और अपनी साधना के स्तर को लेकर चिंतित नहीं थे। आकाश और पृथ्वी में एक जोरदार गर्जना गूंजी, जिससे किंगशियाओ पर्वत भी थोड़ा कांप उठा। लेकिन क्यू और अन्य 6 ने आगे देखा। ताइकुन पर्वतों को ढकने वाला बर्फीला कोहरा घूमने लगा, एक सचमुच भव्य दृश्य। ये लघु स्वर्गीय चक्र संरचना सचमुच विस्मयकारी है। मुख्य बात यह है कि इतनी भव्य संरचना को लघु स्वर्गीय चक्र ही कहा जा सकता है। वे त्यानिक्सियोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, झांग यूचुन ने कहा। लेकिन क्यू बिना कुछ बोले मुस्कुराई। लघु स्वर्गीय चक्र संरचना के उदय के साथ किंगशियाओ संप्रदाय के पास वास्तव में स्वयं की रक्षा करने की क्षमता आ गई थी, जिससे उसके मुख्यालय पर होने वाले अचानक हमलों को रोका जा सकता था। एक असुविधा ये थी कि शिष्य अब स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर नहीं आ जा सकते थे, वे केवल 18 प्रवेश द्वारों का ही उपयोग कर सकते थे। हालांकि इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। जियांग शिखर की चोटी पर एक चट्टान पर एक आंगन था। 3-4 साल का एक लड़का एक छोटी सी चौकी पर बैठा उत्सुकता से आकाश में उमड़ते बादलों को देख रहा था। हरे रंग के वस्त्र पहने एक महिला लकड़ी का एक पात्र लिए घर से बाहर निकली। उसने अपने पोते को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, लिन, तुम क्या देख रहे हो? युवा जियालिन ने क्षितिज की ओर इशारा करते हुए पूछा, दादी, वह क्या है? हरे रंग के वस्त्र पहने महिला ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह संप्रदाय की सुरक्षात्मक संरचना है। एक बार यह संरचना पूरी हो जाए तो हमें फिर कभी राक्षसों और दानवों द्वारा हमारे संप्रदाय पर आक्रमण करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
ये सुनकर जियालिन की आंखों में आशा भर आई। उसने हरे वस्त्र पहने महिला की ओर मुड़कर पूछा, दादी, क्या मैं कभी अमृतत्व प्राप्त कर पाऊंगा? जरूर, तुम्हारे माता पिता दोनों किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य हैं, तुम्हारे दादाजी भी हैं और तुम भी भविष्य में बनोगे और तुम्हारे बच्चे भी। हमारा जिया परिवार हमेशा किंगशियाओ संप्रदाय का अनुसरण करेगा, हरे वस्त्र पहने महिला ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। वह एक लकड़ी का पात्र लेकर कुएं पर गई और पानी भरने लगी। जियालिन ने उसकी ओर देखकर पूछा, दादी, मेरे दादाजी कैसे व्यक्ति हैं? मैंने सुना है कि वे संप्रदाय के नेता को जानते हैं। हालांकि वह केवल 4 वर्ष का था, वह स्पष्ट बोलता था और सांसारिक दुनिया में उसे विलक्षण प्रतिभा माना जाता, पर किंगशियाओ संप्रदाय में वह कोई खास नहीं था। संप्रदाय में बहुत से शिष्यों के बच्चे थे और किंगशियाओ संप्रदाय पिछले 20 वर्षों से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। चाहे कोई आधिकारिक रूप से नामांकित हो या न हो, जब तक वह ताइकुन पर्वत के भीतर रहता था, उसे मुफ्त में स्कूल जाने की अनुमति थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि साधकों के बच्चे अपनी बुद्धि का विकास जल्दी करते थे। तुम्हारे दादाजी पहले उतने अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से उनकी मुलाकात संप्रदाय के नेता से हुई और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने न तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और न ही तुम्हारे पिता के साथ, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हरे वस्त्र वाली महिला ने अतीत को याद करते हुए धीरे से कहा। वह दुखी नहीं थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जियालिन ध्यान से सुन रहा था। उसने पहले सुना था कि उसके दादाजी संप्रदाय की रक्षा के लिए हुए युद्ध में शहीद हो गए थे, इसीलिए संप्रदाय के नेता ने उन्हें पीढ़ियों तक किंगशियाओ संप्रदाय में रहने की अनुमति दी थी। वह जिया परिवार के अतीत के बारे में बहुत उत्सुक था और कम उम्र में ही उसने अपने परिवार को पुनर्जीवित करने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। हरे वस्त्र वाली महिला द्वारा उसके दादा जियाई के अतीत का वर्णन समाप्त करने के बाद जियालिन कुछ निराश हुआ। उनके विचार में अगर उस विपत्ति में जियाई की मृत्यु न हुई होती तो जिया परिवार को कभी भी संप्रदाय में रहने की अनुमति नहीं मिलती। दादी, क्या मैं 6 साल की उम्र में प्रवेश परीक्षा में भाग ले पाऊंगा? जियालिन ने आशा भरी निगाहों से पूछा। हरे वस्त्र वाली महिला मुस्कुराए और बोली, हाँ, इन 2 वर्षों का आनंद लो। एक बार जब तुम किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य बन जाओगे तो जीवन इतना सुखमय नहीं रहेगा। जियालिन ने फिर क्षितिज की ओर देखा। आकाश और पृथ्वी को झकझोर देने वाले उस भव्य दृश्य ने उसे असीम आशा से भर दिया। लघु जोल त्यान लुओ डोल संरचना के निर्माण के बाद ताइकुन पर्वत श्रृंखला के किनारे पर एक हल्की सफेद रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी। कुछ शिष्य इस संरचना की शक्ति के बारे में उत्सुक थे, इसलिए वे इसका परीक्षण करने गए। उन्होंने पाया कि सफेद रोशनी की स्क्रीन अत्यंत कठोर थी और उनकी प्राण ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे उनके रक्त और ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। लघु स्वर्गीय चक्र संरचना की शक्ति सिद्ध होते ही शिष्यों ने जय जयकार की। जुवानशिन हॉल के सामने सड़क के किनारे एक और शिलालेख स्थापित किया गया, जो संप्रदाय में वेई त्यानिक्सियोन के योगदान को याद दिलाता था। अधिकाधिक शिष्यों को यह पता चला कि लघु स्वर्गीय चक्र संरचना का निर्माण तियानगोंग हॉल के एल्डर वेई त्यानिक्सियोन ने किया था, जिससे वेई त्यानिक्सियोन का नाम तेजी से फैल गया। वेई त्यानिक्सियोन को भी इस बात का पता चला। वे बाहरी तौर पर उदासीन प्रतीत हुए, लेकिन ली किंगकियू ने देखा कि संप्रदाय के नेता के प्रति उनकी निष्ठा 3 गुना बढ़ गई थी। लघु स्वर्गीय चक्र संरचना की भव्यता और शक्ति ने आगामी वसंत उत्सव को और भी जीवंत बना दिया। जैसे जैसे वर्ष समाप्त होने लगा, ताइकुन पर्वत के 18 प्रवेश द्वार भीड़ से भर गए। तीर्थयात्रियों, गणमान्य व्यक्तियों और किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों को पर्वत में प्रवेश करने के लिए कतार में लगना पड़ा। किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, सब बस संरचना की भव्यता पर आश्चर्यचकित थे। प्रकाश की विशाल दीवार के सामने खड़े होकर उन्होंने उसकी भव्यता को महसूस किया। आकाश से जुड़ता हुआ सफेद प्रकाश उन्हें विस्मय से भर रहा था और साथ ही वे ये जानने के लिए उत्सुक भी थे कि इस दीवार का निर्माण कैसे हुआ होगा। लिंगशियाओ प्रांगण के अंदर ली किंगकियू चू जिंग द्वारा प्रत्येक हॉल की स्थिति की रिपोर्ट सुन रही थी। चू जिंग के नेतृत्व में अमर रक्षक दल में 50 सदस्य हो गए थे, जिनकी ली किंगकियू के प्रति वफादारी अत्यंत उच्च थी और जिनका साधना स्तर कम से कम पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर का था। अमर रक्षक दल संप्रदाय के सभी स्तरों के नेताओं, जिनमें कुलीन परिवार भी शामिल थे, की निगरानी के लिए जिम्मेदार था। संप्रदाय सामंजस्यपूर्ण प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में कई समस्याएं छिपी हुई थीं। आखिरकार लोग स्वार्थी होते हैं और हर कोई किसी न किसी हद तक अपना लाभ चाहता है। सौभाग्य से अब तक हॉल के स्वामी ने कोई समस्या उत्पन्न नहीं की थी और किसी बड़ी गड़बड़ी की उम्मीद नहीं थी। चू जिंग की रिपोर्ट समाप्त होने के बाद ली किंगकियू को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, जिया मिंग के कितने बच्चे हैं? चू जिंग को जिया मिंग और उसके पिता जियाई दोनों याद थे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ली किंगकियू को जियाई की इतनी चिंता क्यों थी और उसने चुपके से उसे उसकी देखभाल करने के लिए क्यों कहा था। चू जिंग ने सच सच जवाब दिया, उसका अब तक सिर्फ एक ही बेटा है। अध्याय 319 शेनयू और वानयिन संप्रदाय। सिर्फ एक बेटा, कितना अफसोस की बात है। ली किंगकियू ने बुदबुदाया। जिया मिंग का बेटा संप्रदाय में शामिल होने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए वह उसके बेटे का परिचय नहीं देख सका। उसे देखे बिना भी उसे लगता था कि जिया मिंग की जितनी अधिक संतानें होंगी, अमर सम्राट बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ली किंगकियू को अमर सम्राट के पूर्वज से बहुत उम्मीदें थीं। अमर सम्राट कहलाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि अमर सम्राट के पूर्वज किंगशियाओ संप्रदाय के लिए एक उम्मीद बने। अफसोस की बात क्यों है? चू जिंग ने हैरानी से पूछा। हालांकि वह ली किंगकियू के साथ काम करता था, लेकिन वह ली किंगकियू के इरादों को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। ली किंगकियू जिन लोगों पर ध्यान देता था, उनमें से कई को वह समझ नहीं पाता था। इस संप्रदाय के प्रमुख की नज़र में वे प्रतिभाशाली शिष्य उन्हें आकर्षित नहीं करते थे, बल्कि वे अक्सर निचले स्तर के शिष्यों के बारे में चिंतित रहते थे। फिर भी वे निचले स्तर के शिष्य हमेशा ही प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते थे, जिससे चू जिंग पूरी तरह से हैरान रह जाता था। वह इसका श्रेय केवल ली किंगकियू की असाधारण अंतर्दृष्टि को ही दे सकता था, जो आम लोगों की समझ से परे थी। किसी भी हालत में उसे एक बात का पूरा यकीन था, ली किंगकियू कोई गलती नहीं करेगा, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए वह ली किंगकियू के सभी निर्णयों पर भरोसा करने को तैयार था। कुछ नहीं, बस जिया परिवार पर नजर रखने के लिए लोगों को तैनात करते रहो। उन्हें कोई विशेष सहायता मत दो, बस ये सुनिश्चित करो कि उन्हें परेशान न किया जाए, ली किंगकियू ने सिर हिलाते हुए कहा।
वह अपने शिष्यों की तरह ही स्थापित प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं देगा। किंग शियाओ संप्रदाय की वर्तमान व्यवस्था के तहत स्थापित प्रतिभाओं को बिना उसके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के ही अधिक से अधिक संसाधन मिलते रहेंगे। इसलिए वह उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में अधिक चिंतित थे जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई थी। यह जरूरी नहीं था कि वे प्रतिभाशाली ही हों, अगर किसी में कोई विशेष प्रतिभा होती तो ली किंग कियू चुपके से उसे आगे बढ़ाते। किंग शियाओ संप्रदाय अब पूरे 9 प्रांतों का सामना कर रहा है और प्रतिभाशाली लोगों के पैदा होने की संभावना बढ़ रही है। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिष्यों में कम से कम सतही तौर पर अद्वितीय प्रतिभाएं होती हैं। जैसा कि कहावत है, एक जिले की प्रतिभा दुनिया पर राज कर सकती है। हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उन्हें पहचानना मुश्किल लगता है। लेकिन कियू अपने दाववादी दृष्टिकोण के साथ मानव दिव्य दृष्टि से धन्य है और उन्हें प्रतिभाशाली लोगों और प्रतिभाओं को खोजने में आनंद आता है। ठीक है, चू जिंग सहमत हो गया। वह हमेशा से ऐसा ही करता आया था, इसलिए उसे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। गड़गड़ाहट। योजक चिन्ह। दूर से एक जोरदार आवाज आई जिससे संकेत मिला कि कोई कष्ट भोग रहा है। ये ली किंग कियू का 5वां छोटा भाई वुमान एर था। लेकिन कियू ने बस एक नज़र उस पर डाली और उसे कोई चिंता नहीं हुई। वुमान एर की साधना की गति धीमी नहीं थी, लेकिन संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों जितनी तेज भी नहीं थी। उसने अब तक लगातार प्रगति की थी। एक बार जब वह आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा तो ली किंग कियू ली डोंगयुए को भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा है, वह अपने छोटे भाई बहनों पर भी थोड़ा ध्यान देने लगा है ताकि बाद में उसे पछतावा न हो। चू जिंग ने आह भरी, पंथ में आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के साधकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें पश्चिम की ओर खोजबीन करनी चाहिए। नीला ड्रैगन क्षेत्र हमसे सबसे दूर है और दक्षिण की ओर जाने से हम शायद बैंगनी सूर्य द्वीप पर पहुंच जाएंगे। इसलिए पश्चिम की ओर विकास करना ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र लगातार ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक खतरनाक इलाका है जिसमें उस भूतिया शहर की तरह कई खजाने और अवशेष छिपे होंगे जहां हम पहले गए थे। लेकिन कियू ने सिर हिलाया और कहा, 2 साल और इंतजार करो, फिर मुझे पश्चिमी क्षेत्र की खोजबीन करने दो। केवल पीछे हटने से दीर्घकालिक विकास नहीं होगा। चाहे पश्चिम की ओर जाना हो या दक्षिण की ओर, किंग शियाओ पंथ को एक कदम देर सवेर उठाना ही होगा। 2 साल। चू जिंग मन ही मन हैरान था। क्या पंथ प्रमुख जादू प्रतियोगिता समाप्त होने तक इंतजार करने का इरादा रखते हैं? उन्हें ली किंग कियू की साधना की प्रगति का पता नहीं था और जियांग झाओशिया, झांग यूचुन और अन्य लोग इसे दूसरों को नहीं बताएंगे। दोनों ने कुछ देर और बातें की, फिर अलग हो गए। लेकिन कियू अब बस जल्द से जल्द टोंटियन सूर्य प्रकाश क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था। उस स्तर तक पहुंचकर ही वह आत्मविश्वास से अपनी आगे की योजनाओं को अंजाम दे सकता था। दुनिया विशाल और असीम थी। आसमान बर्फ से ढका हुआ था। एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बर्फ से ढके जंगल से एक आकृति धीरे धीरे निकली। ये शेन यू था। उसके कपड़े कुछ महीनों पहले जैसे ही थे, सफेद वस्त्र और काली कमीज, सिर पर बांस की टोपी। बस फर्क इतना था कि अब उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। उसने अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें सामने टिकी हुई थीं। जब उसने एक विशाल असीम बर्फ का मैदान देखा तो उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। आखिरकार बाहर आ गया। लगभग 1 साल हो गया। शेन यू ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने हवा और बारिश का सामना किया था, फिर भी खतरनाक पश्चिमी क्षेत्र से निकलने में उसे इतना समय लग गया जो इसकी विशालता को दर्शाता है। किंग शियाओ पर्वत से पश्चिमी सीमा तक पहुंचने में उसे केवल 2 दिन लगे, लेकिन दुर्गम पश्चिमी सीमा पर पहुंचते ही उसने अपनी तलवारबाजी तकनीक का लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी थी ताकि किसी भी क्षण युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहे। यात्रा उसकी अपेक्षा के अनुरूप ही आगे बढ़ी। एक के बाद एक राक्षस और दानव प्रकट होते रहे और उसका सामना विभिन्न मूल के कई साधकों से भी हुआ। वह घायल और विषग्रस्त हो गया, लेकिन सौभाग्य से बच गया। पिछले वर्ष के अनुभवों को याद करते हुए शेन यू थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वह यिन जिंगशिंग से मिलने के लिए और भी उत्सुक था। हजारों मील दूर होने के बावजूद संप्रदाय का नेता यिन जिंगशिंग को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ये कितनी असाधारण प्रतिभा होगी। इस वर्ष भी शेन यू को काफी लाभ हुआ था। उसकी तलवारबाजी की क्षमता लगातार मजबूत होती जा रही थी और उसे अपने तलवारबाजी के मार्ग के बारे में भी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। एक तलवारबाज के रूप में उसमें अपना गौरव था। संप्रदाय की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों की बढ़ती शक्ति का सामना करते हुए शेन यू पर दबाव तो था ही, लेकिन उन्होंने उस दबाव को लड़ने की भावना में बदल दिया। शेन यू ने जेड पर्ची निकाली, रास्ता देखा और आगे बढ़ गए। बर्फ पर उनके पदचिह्न 10 सांसों से भी कम समय में मिट गए। आगे एक अंतहीन बर्फीला मैदान था और उनके पीछे ऊंचे पहाड़ एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़े थे जो घूमती हुई बर्फ में दमन का भाव भर रहे थे। शेन यू मानो एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे। हवा और बर्फ उनकी आकृति को दबा नहीं पा रहे थे। वह आगे बढ़ता रहा। लगभग 1 घंटे बाद सूरज की रोशनी आखिरकार दिखाई दी और शेन यू ने सामने एक जमी हुई झील देखी जिसके किनारे पेड़ों की एक कतार थी। कई लोग पेड़ों की चोटियों पर बैठे थे जो स्पष्ट रूप से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। शेन यू भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वह उनकी ओर बढ़ा। तुमने मेरे वानयिन संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला, क्या तुम जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? आगे से एक ठंडी आवाज आई। शेन यू ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस साधक ने राक्षसी प्राणी को उस पर हमला करने के लिए उकसाया था वह वानयिन संप्रदाय का था। मरने से पहले उस साधक ने उसे संप्रदाय की धमकी दी थी, लेकिन शेन यू मूर्ख नहीं बना। जिस क्षण दूसरे पक्ष ने अपनी शक्ति का आह्वान किया, शेन यू समझ गया कि मुसीबतों की कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई मुसीबत होगी तो वह उसे हल करेगा। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने कारनामों की शुरुआत से ही शेन यू ने कभी भी द्वेष से नहीं डरा था। उसकी नज़र में साधना की दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया से अलग नहीं थी, बस शक्ति अधिक थी। शेन यू को अभी भी आगे बढ़ने का साहस करते देख वृक्षों पर बैठे वानयिन संप्रदाय के सभी साधक नीचे उतरे। प्रत्येक ने अपने जादुई हथियार निकाले और शेन यू की ओर चल पड़े। वानयिन संप्रदाय के साधक सूर्य की रोशनी में नहाए हुए थे, जबकि शेन यू अभी भी कोहरे में घिरी हुई थी। एक तरफ उजाला था, दूसरी तरफ धुंधला, मानो अच्छाई और बुराई के बीच टकराव होने वाला हो। वर्ष समाप्त हुआ और नया वर्ष शुरू हुआ।
किंग शियाओ संप्रदाय ने एक बार फिर अपने वार्षिक उत्सवों की शुरुआत की और अधिक से अधिक शिष्य संप्रदाय में लौट रहे थे, जिससे प्रत्येक शिखर अत्यंत जीवंत हो उठा। लेकिन क्यू असामान्य रूप से साधना नहीं कर रहा था। वह संप्रदाय के भीतर घूमने लगा, विभिन्न हॉलों का दौरा करने लगा। किंग शियाओ पर्वत पर प्रांगण बढ़ते जा रहे थे और इमारतें भी लगातार ऊंची होती जा रही थी, इसलिए ली किंग क्यू को किसी भी हॉल में कई घंटे बिताने पड़ते थे, क्योंकि प्रत्येक हॉल भी बड़ा होता जा रहा था। लघु स्वर्गीय परिपथ गठन के आगमन के साथ शिष्यों की सुरक्षा की भावना में काफी वृद्धि हुई और वे त्योहारों के दौरान अधिक निश्चिंत हो गए। चारों ओर हंसी और उल्लास का माहौल छा गया। हालांकि ली किंग क्यू को लगा कि लघु स्वर्गीय परिपथ गठन की रक्षा और आंतरिक गश्त करने के लिए जिम्मेदार शिष्यों की संख्या बढ़ाना अभी भी आवश्यक है। वे केवल इसी पर निर्भर नहीं रह सकते थे। कुछ दिनों बाद शिवानशन हॉल के सामने की बड़ी घंटी बजी और ताइकुन पर्वत श्रृंखला पर स्थित सभी सच्चे शिष्यों ने किंग शियाओ टोकन से निकलने वाले ऊर्जा प्रवाह को महसूस किया। उन्होंने तुरंत उसे प्राप्त कर लिया। 1 घंटे बाद सभी सच्चे शिष्य बैठक के लिए शिवानशन हॉल में एकत्रित हों। शिवानशन हॉल किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा निर्मित सबसे बड़ा महल था और वहां केवल संप्रदाय के प्रमुख मामलों पर ही चर्चा होती थी। इससे संप्रदाय के सच्चे शिष्य अत्यंत सतर्क हो गए और वे सभी अपने अपने कार्य छोड़कर किंग शियाओ पर्वत की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में सच्चे शिष्य आपस में चर्चा करते रहे कि बैठक किस विषय पर होगी। कई लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि ये 10 सच्चे सम्राटों का निवास स्थान है। समयरेखा के अनुसार 10 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है और संप्रदाय के नेता को सच्चे सम्राट का पद निर्धारित करना चाहिए। जुवानिक्सिन महल लिंगजियाओ अकादमी के नीचे स्थित है। ये महल भव्य और विशाल है और इसके कोने पहाड़ की तलहटी से दिखाई देते हैं। एक एक करके सच्चे शिष्य मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। सभी हॉल के भीतर के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। खंभे और भी विशाल हो गए थे, उनके आधार सोने से मढ़े हुए थे, जबकि स्तंभों को एक अनोखे लाल रंग से रंगा गया था। फर्श पर एक विशेष खनिज की परत बिछी हुई थी, जो शिष्यों की परछाइयों को इस तरह प्रतिबिंबित कर रही थी मानो वे किसी झील पर चल रहे हों। छत से विशाल आध्यात्मिक पत्थर लटक रहे थे, मानो सूर्य तीव्र प्रकाश बिखेर रहे हों। सभी शिष्य पुनर्निर्मित शिवानशन हॉल को देखकर विस्मित थे। उसमें चलते हुए वे संप्रदाय की गहन नींव और प्रभावशाली उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। हॉल इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा था मानो वे किसी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में चल रहे हों। अंदर आने वाला हर शिष्य आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखता रह गया। हुयान भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। वह जानता था कि स्वर्गीय शिल्प हॉल ने गहन हृदय हॉल की मरम्मत की थी, लेकिन उसने इतनी भव्यता की उम्मीद नहीं की थी। उसे तो ऐसा लगा मानो वह स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया हो। जहां ग्यूचुन, झूयान, चायुनशांग और अन्य हॉल मास्टर सीढ़ियों पर खड़े होकर दूर से अपने शिष्यों को आते हुए देख रहे थे। वे शिष्यों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। किंग शियाओ जेनरेन सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे और आह भरते हुए बोले, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे द्वारा स्थापित किंग शियाओ संप्रदाय का ऐसा हाल हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। उनके बगल में खड़े झांग्यू हंसे और बोले, यद्यपि आपने इसकी स्थापना की है, लेकिन इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ये सब संप्रदाय प्रमुख की उपलब्धि है। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? किंग शियाओ जेनरेन ने झांग्यू को घूरते हुए चिड़चिड़ा कर कहा। वेई त्यानिक्सियोंग एक तरफ शांत और संयमित खड़े थे। ये गहन हृदय हॉल अभी भी उनके मानकों के अनुरूप नहीं था। ये दिव्य उत्पत्ति संप्रदाय से कहीं कमतर था। हालांकि कम से कम यह एक साधना संप्रदाय जैसा तो दिखता था। लेकिन क्यू को लिंग शियाओ प्रांगण में बैठकर हमेशा चर्चा करते देखना यांग जुएडिन को थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि जाहिर है कि वह ली किंग क्यू के सामने ये बातें कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यांग जुएडिन ने देखा कि और भी शिष्य आ रहे हैं। उसका दिल उन्हीं भावनाओं से भर गया। सच्चे शिष्यों में भी इतने सारे शिष्य थे। जब वह किंग शियाओ संप्रदाय में शामिल हुआ था तब इसमें कुछ ही इमारतें थीं और शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। भले ही उसने किंग शियाओ संप्रदाय का साथ दिया था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह एक सपने जैसा लगता था। वह उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब ली किंग क्यू ने 7 पर्वत गठबंधन के योद्धाओं का अकेले ही पीछा किया था। उस पल उसे पहली बार किसी युवक से डर लगा था। अब जिस युवक से वह कभी डरता था वही दुनिया में शांति लाता है और अनगिनत लोगों को अमरता प्राप्त करने की आशा देता है। अध्याय 320 यिन परिवार पर विपत्ति। बाहर मौजूद सच्चे शिष्यों के अलावा 7000 से अधिक सच्चे शिष्य अभी भी जुवानशन हॉल में एकत्रित थे। कई शिष्यों का साधना स्तर सच्चे शिष्यों के लिए निर्धारित वर्तमान सीमा से कम था, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके विपरीत वे संप्रदाय के दृष्टिकोण से काफी हद तक सहमत थे। संप्रदाय हर कुछ वर्षों में सच्चे शिष्यों के लिए निर्धारित सीमा को बढ़ाता है और अब ये पोषण युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। इस नियम के बिना कई शिष्य निष्कासन के डर से अतिवादी साधना करते। नव पदोन्नत सच्चे शिष्य भी उन पुराने शिष्यों का उपहास नहीं करते थे जिनकी साधना स्थिर थी, क्योंकि किंग शियाओ संप्रदाय में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही और वे भी एक दिन पीछे छूट जाएंगे। सभी शिष्यों के एकत्रित होने के बाद वे आपस में फुसफुसाते हुए संप्रदाय के नेता के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन क्यू ने उन्हें अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं कराई और शीघ्र ही प्रकट हो गए। वह अचानक सीढ़ियों पर प्रकट हुए और हॉल मास्टर्स के पीछे खड़े हो गए, जो पहले से ही कतार में खड़े थे और एक साथ नहीं खड़े थे ताकि शिष्य उन्हें तुरंत देख सकें। लेकिन क्यू के प्रकट होते ही जुवानशन हॉल में सन्नाटा छा गया। झांग यू ने हाथ उठाकर प्रणाम किया और जोर से कहा, प्रबंध गुरुजी को प्रणाम। 7000 से अधिक सच्चे शिष्यों ने भी एक साथ प्रणाम किया, जो एक भव्य दृश्य था। प्रबंध गुरुजी को प्रणाम। सभी शिष्यों ने ली किंग क्यू के प्रति हार्दिक आदर व्यक्त किया। उनकी आवाजें इतनी गूंज रही थीं मानो आकाश को भी हिला सकती हों। हॉल मास्टर्स ने मुड़कर ली किंग क्यू को प्रणाम किया। ली किंग क्यू मुड़े और पीछे स्थित सिंहासन की ओर चल पड़े। वे मूल रूप से इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने जोर देकर कहा कि उन्हें किंग शियाओ संप्रदाय के गुरु की गरिमा प्रदर्शित करने के लिए सर्वोच्च स्थान पर बैठना चाहिए। इस सिंहासन के सामने 9 सीढ़ियां थीं। सिंहासन इतना चौड़ा था कि उस पर लेटकर आराम किया जा सकता था और यह पूरी तरह से सफेद जैद पत्थर से बना था। कुर्सी की पीठ पर 9 कीमती तलवारें जड़ी हुई थीं, जो प्रकाश से जगमगा रही थीं। लेकिन क्यू मुड़ा और बैठ गया। उसे मानना पड़ा कि इस कोण से हॉल को नीचे देखने पर उसे वाकई श्रेष्ठता का एहसास हुआ। इस सिंहासन को किंग शियाओ सिंहासन कहा जाता था और इस पर केवल संप्रदाय का नेता ही बैठ सकता था।
बहुत विचारशील, लेकिन यह शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार किया गया है ना? लेकिन क्यू ने मन ही मन सोचा, सामान्य ज्ञान के अनुसार कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकता। किंग शियाओ संप्रदाय के नेता की तरह ये पद अंततः अगली पीढ़ी को मिलेगा। जब वह बैठा तो सभी ने उसे देखा और वह उनकी आंखों में देख सकता था। प्रशंसा, सम्मान, लालसा और उम्मीद थी। लेकिन क्यू का अपना पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह अंत तक इस पद पर बने रहना चाहता था। बेशक वह ये बात जोर से नहीं कह सकता था। आज सबसे पहले हम 10 सच्चे स्वामियों के लिए स्थान निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन क्यू के पहले शब्द ने शिष्यों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। वे कुछ समय से 10 सच्चे स्वामियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 10 सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकत्रित करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनमें से कुछ का होना निश्चित था। जियांग झाओशिया। लेकिन क्यू ने आगे कहा, उनका पहला नाम आश्चर्यजनक नहीं था, बल्कि काफी तर्कसंगत था। जियांग झाओशिया ने विजयी भाव से जूनिंग की ओर एक बाहन उठाए और जूनिंग ने हल्की सी सहमति दी। लेकिन क्यू ने पढ़ना जारी रखा, जूनिंग, शेन यू, युआनली, जूजिन, युनकाई, ये 6 सच्चे स्वामियों में शामिल होंगे। बाकी 4 सीटों का फैसला बाद में किया जाएगा। हॉल में हलचल मच गई। हॉल मास्टर समेत, जिन्हें लेकिन क्यू द्वारा 4 सीटें आरक्षित करने की उम्मीद नहीं थी। इन 6 सच्चे स्वामियों में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। युनकाई की वर्षों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं। वह अक्सर ट्रायल हॉल की योगदान सूची में शामिल होती थी और उन्होंने अकेले ही स्पिरिट कॉन्शियसनेस दायरे के एक दानव को मारने का असाधारण कारनामा किया था। बाकी 5 तो अपने युद्धों में और भी उत्कृष्ट थे, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। झाओ जैन, जी या, जियानडू, हान लैंग, यांगडोंग, शियाओ वुडी और अन्य प्रतिभाशाली शिष्य जो पहले ही आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंच चुके थे, निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें 6 सच्चे सम्राटों से कोई शिकायत नहीं थी, बस खुद से निराशा थी। वे अपने संप्रदाय के नेता को संतुष्ट नहीं कर पाए थे। हालांकि अभी भी एक मौका था, वे शेष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। सच्चे सम्राट का पद स्थायी नहीं है। यदि शिष्यों की युवा पीढ़ी साधना और योगदान में उनसे आगे निकल जाती है तो वे सभी उनका स्थान ले सकते हैं। लेकिन क्यू ने आगे कहा। इन शब्दों ने शिष्यों को प्रेरित किया, जबकि जियांग झाओशिया और अन्य 6 शिष्य जो पहले ही सच्चे सम्राट बन चुके थे, आत्मविश्वास से भरे और चुनौती से बेखौफ दिख रहे थे। वाह! हुयान भीड़ में खड़ा था, उसकी आंखों में एक दुर्लभ महत्वाकांक्षा झलक रही थी। वह भी सच्चा सम्राट बनना चाहता था। कुछ ही दूरी पर जू किंगलिंग, जो उसी दिन किंग शियाओ संप्रदाय में शामिल हुई थी, ने उस पर एक नजर डाली। बस एक नजर, और उसने फिर से आगे देखा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। एक दिन वह भी इतनी ही चमकेगी। 5 सच्चे स्वामियों किंग शियाओ टोकन प्राप्त करने के लिए आगे आओ। चू जिंग ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए घोषणा की। उसके थैले से सुनहरे टोकन निकले और किंग शियाओ दाओ आसन की सीढ़ियों के सामने मंडराने लगे। जियांग झाओशिया और अन्य 4 तुरंत आगे बढ़े और किंग शियाओ दाओ आसन की ओर चल पड़े। हॉलमास्टर होने के नाते जू जिनली किंग क्यू की ओर मुड़ सकता था। उसने सच्चे स्वामियों किंग शियाओ टोकन को तीव्र निगाहों से देखा। उसने अपने अहंकार को तो नियंत्रित कर लिया था, लेकिन वह भी संप्रदाय के गुरु की पहचान पाने के लिए तरस रहा था। उसकी प्रतिभा युवा शिष्यों से पीछे रह गई थी, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने कभी भी ढिलाई न बरतते हुए लगन से साधना जारी रखी। उसने सोचा था कि वह 10 सच्चे सम्राटों के योग्य नहीं है, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से चुन लिया गया। लेकिन क्यू ने जूजिन की ओर देखा और उसे आंख मारी, एक छोटा सा इशारा जिससे वह प्रसन्न हो गया। बाकी 4 लोग एक एक करके आगे बढ़े। युनकाई और जूनिंग साथ साथ चल रही थीं। दोनों महिलाएं परियों जैसी थीं, दोनों में ही प्रबल आभा थी। जूनिंग थोड़ी शांत थी, जबकि युनकाई अधिक उत्साही प्रतीत हो रही थी। युनकाई ट्रू मोनार्क किंग शियाओ टोकन के सामने पहुंची। उन्होंने विजयी भाव से लेकिन क्यू को देखा। उनकी आंखों में मानो कुछ कहने की इच्छा थी। जूनिंग ने यह दृश्य देखा और अपने होंठ हल्के से सिकोड़ लिए। उसने इस लड़की से मुकाबला करने का मौका ढूंढने का फैसला किया। दूसरी ओर युआनली शांत रहा, अपने भाई युआनची के बारे में सोच रहा था। अगर युआनची अभी भी जीवित होता तो वह इस समय बहुत खुश होता। 10 सच्चे सम्राटों में से 6 के चुने जाने की खबर तेजी से किंग शियाओ संप्रदाय में फैल गई और संप्रदाय के सदस्यों द्वारा जियांग झाओशिया और अन्य 5 के नामों का फिर से उल्लेख किया गया। इस जुवानिशन हॉल की बैठक ने उन्हें सच्चे सम्राटों की स्थिति और शक्ति के बारे में भी बताया। सच्चे सम्राट हॉल मास्टर्स के बराबर थे और जब संप्रदाय खतरे में होता था तो सच्चे सम्राट विभिन्न अमर शहरों और गढ़ों की सेनाओं को तुरंत जुटा सकते थे और हॉल मास्टर्स के अधीन सभी शिष्यों को उनका पालन करना पड़ता था। ऐसी शक्ति ने संप्रदाय के शिष्यों को बहुत चौंका दिया। किसी भी तरह से देखा जाए, शक्ति हॉल मास्टर्स से कहीं अधिक थी और यह अनियंत्रित भी थी। कुछ समय के लिए शेष 4 सच्चे सम्राट कौन बनेंगे, ये कई शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया। एक आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा कि अगली जादू प्रतियोगिता का विजेता संभवतः एक सच्चा स्वामी बनेगा, जिससे प्रतियोगिता को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गईं। तीसरी जादू प्रतियोगिता में केवल 1 वर्ष शेष था। पोषण उत्पत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के कई प्रतिभाशाली लोग इसके आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बीच पश्चिम में बहुत दूर एक विशाल भूमि पर महान शिया नामक एक राजवंश स्थित था। महान शिया 500 वर्षों के इतिहास वाला एक राजवंश था, जिसका क्षेत्र विशाल था, जिसमें 1000 से अधिक शहर शामिल थे। अनक्सुआन शहर में यिन निवास में यिन परिवार के मुखिया यिन शियाओ एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। नीले रंग के वस्त्र पहने एक महिला शालीनता से प्रवेश करती है, जो 1 वर्ष के प्रतीत होने वाले बच्चे को गोद में लिए हुए थी। पतिदेव, आपको किस बात की चिंता है? नीले रंग के वस्त्र पहने महिला ने पूछा। उसके चेहरे की बनावट कोमल थी और आंखें सुंदर थी। वह एक दुर्लभ सुंदरता थी और उसकी आवाज कोमल थी। यिन शियाओ एक हटे कटे व्यक्ति थे। साधारण कपड़ों में भी कोई भी उनके शरीर में छिपी अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, मुस्कुराने में असमर्थ। वान यिन संप्रदाय आने ही वाला है और मैं चिंतित हूं कि उनसे कैसे निपटूं। यिन शियाओ ने आह भरी, उनकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। नीले वस्त्र वाली महिला ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो। हालांकि वान यिन संप्रदाय एक साधना संप्रदाय है, वे लापरवाही नहीं कर सकते। हम शहर में हैं, महान शिया राजवंश द्वारा संरक्षित।
सम्राट और धर्मात्मा संप्रदाय हमारी रक्षा करेंगे। यिन शियाओ ने असहाय होकर कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर हम पर्याप्त धन नहीं देते हैं तो वान यिन संप्रदाय हमें नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा साधकों के तरीके हमारी कल्पना से परे हैं। साधकों का जिक्र करते ही उनकी आंखों में भय भर गया। वह खड़े हुए अपनी पत्नी की गोद में अपने सबसे छोटे बेटे को देखा और अंत में मुस्कुराए। जिंगशिंग, डरो मत, तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, यिन शियाओ ने धीरे से कहा, फिर अपने सबसे छोटे बेटे का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। नीले कपड़े पहनी महिला भी मुस्कुराई, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगा। यिन शियाओ आमतौर पर बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी बहुत परेशान हो जाता था, जिसका मतलब था कि वान यिन संप्रदाय के साथ उसका पिछला अनुभव दोस्ताना नहीं रहा था। नीले वस्त्र वाली महिला ने सुझाव दिया, अगर सब कुछ विफल हो जाए तो ये बात उठाओ कि जिंग तियानफी होम संप्रदाय में साधना कर रहा है, शायद वे तुम्हें थोड़ी रियायत दे दें। यिन शियाओ ने सिर हिलाया। जिंग तियान को गए अभी कुछ ही साल हुए हैं, क्या हम सच में उसके लिए और दुश्मन पैदा करने जा रहे हैं? फीहोम संप्रदाय वान यिन संप्रदाय जैसा बिल्कुल नहीं है। नीले वस्त्र वाली महिला चुप हो गई। वह भी असमंजस में थी और केवल ईश्वर से मदद की प्रार्थना कर सकती थी। तभी आकाश में बिजली कड़की, जिससे दंपति अपने दरवाजे की ओर खींचे चले आए। उन्होंने ऊपर देखा तो आंजुवान शहर के ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। नीले वस्त्र वाली महिला ने पूछा, क्या बारिश होने वाली है? यिन शियाओ ने आकाश की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। नहीं, वे यहाँ हैं, इतने बड़े दल की क्या जरूरत है? वह बेचैन होता जा रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने तुरंत नीले वस्त्र वाली महिला से कहा, जिंगशिंग को लेकर भूमिगत कक्ष में छिप जाओ। जब तक मैं तुम्हें ढूंढने न आऊं तब तक बाहर मत आना। किसी की भी आवाज मत सुनना, जल्दी करो। नीले वस्त्र वाली महिला उसके आग्रह पर पीली पड़ गई, लेकिन उसने आदेश का पालन किया और अपने सबसे छोटे बेटे को लेकर तुरंत चली गई। यिन शियाओ आंगन में आया और आकाश में उमड़ते काले बादलों को देखने लगा, जिनमें उसे धुंधली धुंधली आकृतियां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। साधना। यिन शियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कभी साधक बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें आध्यात्मिक जड़ नहीं थी और उसे फ्लाइंग रेनबो संप्रदाय ने अस्वीकार कर दिया था। इसी कारण उसे अपने दोनों बेटों से बहुत उम्मीदें थीं। यिन जिंगटिन में आध्यात्मिक जड़ का पता चल चुका था। अगर यिन जिंगशिंग में भी यह होती तो उनका यिन परिवार प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता था। दुर्भाग्य से वह उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहा जब वान यिन संप्रदाय ने दस्तक दी थी। अपनी पहली मुलाकात से ही वह जान गया था कि वान यिन संप्रदाय के इरादे बुरे हैं। वह तो बस एक नश्वर प्राणी था। वान यिन संप्रदाय के लिए सांसारिक धन का क्या उपयोग था? उसने अनिक्सुआन शहर से भागने का विचार किया था, लेकिन वह साधकों की चालों को भली भांति जानता था। वह बच नहीं सकता था। अपनी पत्नी और बच्चों को भूमिगत कक्ष में छिपाना मात्र एक प्रार्थना थी। अचानक उसने देखा कि घने काले बादलों से एक काली धुंध उठ रही है, जो बवंडर की तरह उसकी ओर बढ़ रही है। तेज हवा ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। आंगन में लगे फूल, पौधे और पेड़ जोर से हिलने लगे और टाइलें जमीन पर बिखर गईं। काली धुंध आंगन में छा गई और जल्दी ही छट गई, जिससे काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति का चेहरा ठंडा और भयावह था। उसकी भौहें हथियारी आभा से तनी हुई थीं। उसके काले बाल बैंगनी जैद की पिन से बंधे हुए थे, जिससे वह एक दुष्ट राक्षस जैसा लग रहा था। उसे देखकर यिन शियाओ के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया। हमारी एक मदद करो और हम बाद में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, काले कपड़ों वाले आदमी ने भावहीन स्वर में कहा, मानो किसी चाकू ने यिन शियाओ के दिल को भेद दिया हो, जिससे उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और अपडेट जल्द ही आएंगे।